ठीक है, तो खैर कल हमने बाज़ार के अंदर तो ताबड़तोड़ तेज़ी देखी है, तो चलता ही रहता है। साल के अंदर कई बार बाज़ार नीचे और कई बार ऊपर होता है, उसका नेचर है। लेकिन कई बार एक ऐसे मुकाम आते हैं जहाँ पर उन मकामों को जो सेलिब्रेशन होती है, यानी कि उसके बारे में जो सोचा जाए या उसको उस महत्वता को माना जाए, तो आप अपने आप को बड़े ही भाग्यशाली महसूस करते हैं। कुछ आज मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि वुमेंस डे है। और हमारे इस पूरे आप विंडो में, तीनों विंडो में देख पा रहे होंगे कि सृष्टि हमारे साथ रही, उन्होंने काफ़ी अच्छा साथ दिया, बहुत ही बेहतर तरीके से हमको। इनफैक्ट मैं तो आपको बहुत कुछ सीखता हूँ सब लोगों से, तो सृष्टि से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे शेयर्स को पकड़ा जाता है और कैसे चीज़ों को ठीक किया जाता है। और एक और चीज़ मैं जो नारियों के बारे में बोलना चाहता हूँ, मेरी सिस्टर भी है, मेरी मदर भी है, सब कुछ है, और मैं देखता भी हूँ वो कि आप डबल काम करते हो, आप ऑफिस भी संभालते हो, आप घर भी संभालते हो। हम तो ये कहकर कि ऑफिस संभाल रहे हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका जो काम है वो दोगुना है। तो इसलिए आपको और आपकी शक्ति को बहुत बहुत सलाम, हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं वुमेंस डे की। सृष्टि आपको और जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने हमारी महिला दर्शक हैं, उन सबको भी मैं ईटी नाउ स्वदेश के पूरे परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत अभिनंदन, उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा, उनको विश भी करना चाहूँगा वुमेंस डे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप रहती हैं, आपसे हमारा हौसला बढ़ता है और इसी तरह से आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी जी ऐसे शब्दों के लिए। जी हाँ, बहुत सारे किरदार निभाते हैं, पर ऐसा नहीं है। जितना मैं देखती हूँ, औरत और आदमी का जो दोनों के ही अपने किरदार हैं घर में निभाने वाले, प्रोफेशनली भी। पर जिस तरीके से अब प्रोत्साहन मिलता है चीज़ों को करने का, या मैं अपनी बात छोड़ूं, सोसाइटी में देखती हूँ, वो बहुत अच्छा चेंज है। और आने वाले वुमेंस डे में मैं उम्मीद करती हूँ कि आज तक हम जिस गैप को लेकर चर्चाएं करते हैं, वो गैप और भी कम हो और ऐसे ही औरतें तरक्की करती रहें। डिम्पी, यहाँ पर मैं भी कुछ जोड़ना चाहूँगा। सृष्टि, आपको बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की, और हम चाहेंगे कि आप खूब तरक्की करें, खूब एंजॉय करें आज के दिन को कम से कम। लेकिन डिम्पी, कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे, हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आप बताएंगे कि आपके पीछे वो कौन सी महिला है, फिर कौन सी महिलाएं हैं? मैं बोलूँगा कि मेरी वाइफ ही मेरे पीछे है और उसकी वजह से मैं थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो पाया हूँ। मैं पहले हवा में उड़ती हुई पतंग थी, कटी हुई पतंग थी, तो थोड़ा बंधने से क्या हो गया कि दिशा सी मिल गई है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना। और जो आप और हम मार्केट में कई बार ये बात बोलते हैं ना कि शेयर को छोड़ेंगे तो अच्छे शेयर अपने आप आ जाएंगे, तो ऐसे मैंने ये ठान लिया कि हमारे को जीवन में क्या नहीं करना, जो नहीं करने वाला हिस्सा ठाना है, तो ये पता लग गया क्या करना है। तो ये मैं बोलूँगा कि ये मेरे पीछे तो खैर मेरी वाइफ ही थे। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और शुरुआत करेंगे ईटी नाउ स्वदेश पर बाजार के 4 सबसे बड़े ट्रिगर्स के साथ। तो डाउ जोन्स 75 अंक चढ़ा है, 2 दिन की गिरावट पर ब्रेक लगी है। गिफ्ट निफ्टी बाजार 650 के आसपास है, तो संकेत ठीक ठाक हैं विदेशी बाजारों से भी। और जेरोम पावल के जो बयान आए हैं वो भी बढ़िया हैं कि इस साल दरों में कटौती की संभावना है, लेकिन महंगाई से जुड़े जो जोखिम है उस पर नजर रहेगी, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। तो उम्मीद करके चल रहे हैं कि चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी वहां भी। महिंद्रा एंड महिंद्रा की ब्लॉक डील है, प्रमोटर एंटिटी ही इसमें स्टेक अपना ऑफलोड कर रहा है। आज एनएलसी इंडिया का ऑफर फॉर सेल खुलेगा नॉन रिटेल निवेशकों के लिए। रिटेल निवेशक जो होंगे सोमवार को 3 दिन के गैप के बाद वो पैसे लगाएंगे। मोका प्रोटीन्स की लिस्टिंग है, बहुत ही जबरदस्त सब्सक्रिप्शन आया था इसमें, और उम्मीद करेंगे कि बेहतरीन लिस्टिंग यहाँ पर आज हमें देखने को मिलेगी। जेजी केमिकल्स का आईपीओ आज ये बंद होने जा रहा है। और आरबीआई गवर्नर का कल सुपर एक्सक्लूसिव धमाकेदार इंटरव्यू कल ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया ने किया है, और उसकी हर तरफ चर्चा भी हो रही है। आरबीआई गवर्नर ने तमाम मसलों पर बातचीत की है, फिनटेक पर बातचीत की, ग्रोथ पर बातचीत की, महंगाई पर बातचीत की, और उन्होंने कहा कि FY24 में, यानी कि मौजूदा जो कारोबारी साल चल रहा है, उसमें जीडीपी ग्रोथ 8% के करीब रह सकती है। तो ग्रोथ को लेकर काफ़ी अपबीट है, कन्विक्शन काफ़ी ज़्यादा है। और पेटीएम के मामले में उन्होंने कहा कि एक्शन पेटीएम पर नहीं बल्कि रेगुलेटेड एंटिटी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर हुआ है, और वो पूरी तरह से फिनटेक को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ खड़े हैं।
ओके, तो ये रही वो बड़े ट्रिगर्स जिस पे रहेगी हमारी नज़र। पर अभिषेक, एक बार ग्लोबल बाजारों से भी किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं वो बताइए। देखिए, हाँ। कल तो एक अच्छी तेज़ी हमने ज़रूर देखी, कमेंट्री भी बहुत अहम रही जेरोम पॉवेल की, पर इसी के साथ अभी डाउ फ्यूचर्स की पिटाई ज़रूर हो रही है। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि उम्मीदें ये थी कि शायद मार्च में दरों को लेकर कुछ आ जाए, जितनी जल्दी कहते हैं ना कि शुभ से शीघ्रम, तो वो शायद थोड़ा सा डिले हो जाए जो रेट कट के को लेकर जो उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस साल ब्याज दरों में कटौती की संभावना है और उन्होंने कहा कि ब्याज दर अपने ऊपरी स्तर पर है, लेकिन कटौती में जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन को लेकर यानी कि महंगाई को लेकर अभी रिस्क है और जब तक बहुत कन्विक्शन नहीं आता, जब तक बहुत भरोसा नहीं आ जाता कि महंगाई दर स्टेबलाइज कर जाएंगी या फिर यूएस फेड के रेफरेंस रेंज के अंदर आ जाएंगे और वहां पर स्थिर होंगी, तब तक वहां पर कोई डिसीजन हमें रेट कट के मोर्चे पर आता हुआ नहीं दिखेगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई से जुड़े जोखिम पर अभी भी कड़ी नजर है। हालांकि अगर हम अमेरिकी बाजारों की बात करें तो लगातार 2 दिनों की गिरावट पर वहां पर ब्रेक लगी है। डाउ जोन्स में 95 अंकों की तेजी रही है। S&P 500 के 11 में से 9 सेक्टर तेजी पर बंद हुए हैं, तो थोड़ा सा माहौल वहां पर चौतरफा में बेहतर देखने को मिला है। हालांकि एप्पल का शेयर लगातार कमजोर है, छठे दिन हमने शेयर में कमजोरी देखी है और इस हफ्ते की बात करें तो एप्पल का शेयर 6% के आसपास कमजोर हो चुका है। फेड चेयरमैन के बयान के बाद बॉन्ड यील्ड में थोड़ी सी नरमी जरूर आई है, इसको भी आप एक बड़े अच्छे संकेत के तौर पर देख सकते हैं। सोने चांदी की बात करें तो सोने में तेजी जारी है, $2100 के ऊपर अभी भी उसके ऊपर कायम है सोना। और अगर हम घरेलू बाजार की बात करें, MCX की बात करें तो 65,000 रुपए का स्तर पार करके सोना कारोबार कर रहा है, तो रिकॉर्ड यहां पर भी बने हैं। क्रूड की बात करें तो क्रूड हमारे रेंज के अंदर ही है, क्रूड को लेकर कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। हमने देखा है कि हल्की बढ़त के साथ $83 के आसपास है, तो 82, 83 मतलब 80 to 85 इस रेंज को पकड़ के ही क्रूड यहां पर कारोबार कर रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब वायदा से संकेत समझेंगे, FIs, DIs की बातचीत करेंगे और निफ्टी बैंक में आप अगर लॉन्ग हैं या शॉर्ट हैं तो आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके हम समझते जाएंगे। डिप्टी शुरुआत करेंगे FIs, DIs से। FIs की लॉन्ग होल्डिंग बताइए, क्या संकेत मिल रहे हैं उससे? देखिए, कल जब बाज़ार चल रहा था उसकी स्पीड को देख के और उससे नंबर्स को देख के लग ही रहा था कि इसमें FIs की होल्डिंग 100% बढ़कर आएगी और आई भी है। ये 35% से बढ़कर सीधा 39% लॉन्ग हो गए हैं। ध्यान रखा जाए, इवेंट से पहले की ये खरीदारी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहने की बात है कि सिर्फ 5-7% बढ़े हैं, लेकिन ये 5-7% बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपको मालूम है 5% तो 15 दिन में नहीं बढ़े, कल में 5% का आंकड़ा आया है FIs का बढ़ने का। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर थोड़ा अभी भी जिस्ट है और रूम काफ़ी बना हुआ है और इसी वजह से कल हमने रेंज के दोनों टारगेट्स को ऊपर के अचीव होते हुए देखे। बैंक निफ्टी का 48,000 लग गया और निफ्टी का ऑलमोस्ट 22,500 लग गया। कल 585 के आसपास हमने हाई भी बनाया हुआ है। तो कहने का मेरे मतलब है कि FIs की बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरा बात, एक अच्छी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि इस बीच इंस्टीट्यूशनल ने यानी कि DIs ने भी 2 दिन पहले से थोड़ी खरीदारी की है। कल भी 1% उन्होंने माल खरीदा है, वो भी अपना 38% से 41% पे लॉन्ग आ चुके हैं। और तीसरी अच्छी चीज़ इसी आंकड़ों में छुपी हुई है वो है रिटेल। रिटेल ने भी बहुत हद तक अपना माल बेचा नहीं है और जो बेचा भी है ना वो परसेंटेज में कम है। जैसे 55-56% से घटकर उनका 53% होल्डिंग हो गई है। मैं रिटेल को यहाँ पे किसी तरह का नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिटेल के पास जितनी लॉन्ग पोजीशंस बढ़ती जाएगी ना, बाज़ार उतना वीक होगा। ये लॉन्ग पोजीशंस यानी कि बाज़ार का बड़ा हिस्सा जब तक इंस्टीट्यूशनल के पास रहेगा ना तो बाज़ार को दिक्कत नहीं रहेगी। इसलिए 40% लॉन्ग DIs FIs का और करीब 40% से ज़्यादा का DIs की होल्डिंग है, ये इंटरेस्टिंग है और ये बरकरार रहनी चाहिए। अगर ये थोड़ी भी कम होती है तो फिर बाज़ार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग के संकेत आपको साफ साफ आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये FIs की लॉन्ग होल्डिंग से संकेत। लेकिन अगर डिम्पी अगर निफ्टी की बात करें तो कल भी हमने एक 2 हाफ में निफ्टी को कारोबार करते हुए देखा। एक बढ़िया रिबाउंड का सेशन देखा हमने सेकेंड हाफ के बाद, 22,500 के आसपास निफ्टी पहुंच गया। तो जो लॉन्ग हैं वो क्या करें और जिनको लॉन्ग करना है, जिनके मन में अब सोच आ रही है बाजार को देखिए, वो क्या करें? देखिए अभिषेक,
अगर आप हमसे, वैसे तो आप गौर से नहीं सुनते, लेकिन अगर आप गौर से सुने भी ना तो आपको ये बात कल अच्छे से समझ में आई होगी कि 22,200 सवा 200 के आसपास हमने आपको ख़रीदारी की रिकमेंडेशन दी थी। कल 22,000, आप लो चेक करो, आप कल का 22,224 के आसपास का लो है। वहीं से चला मार्केट और एक ही दिन के अंदर रिवॉर्ड दे गया। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं कि रिवॉर्ड हमको मिल रहा है, मेरी प्रॉब्लम है कि रिवॉर्ड इतनी जल्दी क्यों मिल रहा है। आपको जो 2 दिन के अंदर मिलना चाहिए तो 1 दिन के अंदर मिल रहा है। तो ये एक क्या होता है ना, आपको फोमो फीलिंग पैदा करता है दोनों लोगों के लिए। ये शॉर्ट वालों के लिए भी करता है और लॉन्ग वालों के लिए भी करता है। तो इसलिए 22,500 तक के जो टारगेट है वो अचीव हो गए हैं। अब आपको ना एक ही काम करना होगा, अब आपको थोड़ा सा ट्रेल करना होगा। 22,400 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, 22,650 तक के आपको टारगेट रखने होंगे। तो आप लॉन्ग करना चाहते हैं, बिल्कुल लॉन्ग रहिए और अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप ये बात समझ लीजिएगा कि 22,400 के ऊपर जो ले रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड 1:1 करके लेंगे, आप उसको सस्ता नहीं कर पाएंगे। तो आपने जो पोजीशंस ले रखी हैं वो लेके बैठे और 22,400 का एक स्टॉप लॉस लगा के बैठे, 650 का आपका टारगेट होगा। ठीक है, तो लॉन्ग वालों के लिए ये रणनीति होगी। डिम्पी, शॉर्ट वाले क्या करें? नहीं करना शॉर्ट? नहीं, उनको शॉर्ट अभी करने से बचना चाहिए। और शॉर्ट करने के इसलिए नहीं क्योंकि फटीक नहीं है, मार्केट के अंदर थकावट नहीं है। एक बात मेरे को बताइए, अगर बाजार अगर चल रहा है और पीछे से एफआईज खरीद रहे हैं, डीआईज खरीद रहे हैं, तो आपको शॉर्ट करने की जल्दबाजी क्यों है? तो फिलहाल अभी थोड़ा रुक जाइए, डाटा को चेक करिए। और मैं फिर से बोलता हूँ, इसमें मेरा एक भी पॉइंट मैं इसके अंदर वैल्यूएशन नहीं करता, इसमें कोई डेल्यूजन नहीं है, किसी तरह का एथेनॉल ब्लेंडिंग टाइप कोई ब्लेंडिंग नहीं है इसके अंदर। ये प्योर डाटा का सम्मान है जो मैं आपके सामने रख देता हूँ और कुछ कुछ वैसे ही हो जाता है। तो अभी आप शॉर्ट करने से थोड़ा बचे, पहले थोड़ा फटीक के सिग्नल दिखने दें। अच्छा, फटीक दिखेगी कैसे सर, ये तो बता दीजिए। मैं आपको फिर बता देता हूँ उसके 2 लेवल। या तो आप 650 के आसपास एक बार आ जाओ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नहीं तो पुट कॉल रेशियो को लगा के रखो। जब आपको लगे ना कि मेरी पुट कॉल रेशियो 1.5 के आसपास आ रही है, आप लेना बंद कर देना। आपको मैं फिर से माइंड करवा रहा हूँ, भले इंस्टीट्यूशन आ भी जाए तब भी आप लेना बंद कर देना, क्योंकि उस समय जो आप बाइंग कर रहे होगे वो हाईली रिस्की बाइंग हो रही होगी। तो इसलिए 1.5 का पीसीआर चेक करके लगा के रखो और थोड़ा इंस्टीट्यूशन रुक जाए तो आपका काम बनेगा, 100% पैसा बनेगा आपका शॉर्ट करने पर भी। बट अभी नहीं, अभी थोड़ा फटीक नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो निफ्टी की लॉन्ग की और शॉर्ट की खरीदारी और बिकवाली दोनों की दोनों रणनीति होगी। डिम्पी, निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो कल आपने बताया था 47,800 का टारगेट और 48,000 का, दोनों के दोनों अचीव हो गए कल की। और एक बढ़िया सत्र रहा क्योंकि निफ्टी बैंक ने ही थोड़ा थोड़ा निफ्टी को भी सहारा दिया और खींच कर रखा प्राइवेट बैंकों के दम पर। आज के लिए क्या सलाह होगी? क्या लॉन्ग में बने रहें और फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं इस लेवल पर? देखिए, बैंक निफ्टी को मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि बैंक निफ्टी के अंदर डाइवर्जेंस भी है, वो निफ्टी से पीछे छूटा हुआ है, उसको वो चीज़ अचीव करनी है। आप एक बात बताओ, आपने पिछले 15 दिन में 3 बार ये दिखा दिया स्क्रीन पर कि हम ऑल टाइम हाई है, निफ्टी ऑल टाइम हाई है। क्या बैंक निफ्टी को बुरा नहीं लगता होगा? मैं एक पिक्टोरियल पिक्चर भी आपके सामने रखूँ तो अगर 2 भाई हैं, एक भाई की आप दिन रात तारीफ करते रहो, क्या दूसरे भाई को बुरा नहीं लगेगा? 100% लगेगा। तो उसने क्या किया कि अपने लेवल्स को अचीव किया। एक पॉइंट और बता दूं, अभी भी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे नहीं आया है, वो 48,600 का ऑल टाइम हाई है उसका। तो अभी भी बैंक निफ्टी के पास वो हिस्सा अभी भी बाकी है, वो खेद अभी भी उसके पास है कि उसने ऑल टाइम हाई टेस्ट नहीं किया। इसलिए 48,600 650 जब तक ना आए बैंक निफ्टी भी शायद रुकेगा नहीं। लेकिन एक चीज़ की मैं बता सकता हूं कि बैंक निफ्टी की स्पीड कम हो सकती है। ये कल आपको सिर्फ लास्ट के आधे घंटे में पता लग गया होगा, जब बैंक निफ्टी से पैसा निकल के आईटी की तरफ जा रहा था। लास्ट का सिर्फ आप आधा घंटा चेक करेंगे ना, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि बैंक निफ्टी का हिस्सा निकल के आईटी पे गया और उसने निफ्टी को तेज किया। निफ्टी डेज हाई पे बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी ऊपरी इस तरह से करीब 150 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि बैंक निफ्टी चलेगा तो सही, लेकिन अब वो लीडरशिप फॉर्म में नहीं आएगा। अब निफ्टी आएगा लीडरशिप फॉर्म में बिकॉज ऑफ आईटी। लेकिन मेरे को डाउट रहता है आईटी पे, इसलिए मैं आज आईटी को पहले चेक करूंगा। अगर वो चलता है तो फिर मैं बैंक निफ्टी को आज बाय नहीं करूंगा। आई रिपीट, मैं बैंक निफ्टी को आज बाय नहीं करूंगा। और अगर आपके पास कोई पोजीशंस हैं तो आप जरूर बना के रखें और 47,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। अभी भी इसने ऑल टाइम हाई नहीं लगाया, ऑल टाइम हाई का आपका टारगेट है 48,600। ठीक है, 48,600 का टारगेट निफ्टी बैंक के लिए।
शॉर्ट अवॉइड ही करें डिम्पी, क्योंकि थकावट के तो कोई संकेत है नहीं। नहीं, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। देखो, कोई कसरत नहीं करनी चाहिए फालतू के। हमने तो 2 दिन आपसे मना किया, आपने दोनों बार हमसे वो पारंपरिक क्वेश्चन पूछे कि शॉर्ट करें ना करें, हमने आपको सिर्फ वन लाइनर में बता दी, शॉर्ट तो हम करेंगे नहीं। अगर आप मेरे से पूछेंगे मैं शॉर्ट करूंगा, मैं भी शॉर्ट नहीं करता। आपको तो मैं क्या बोलूँ, अगर आप मेरा हाथ पकड़वा के भी शॉर्ट करवाएंगे तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। मैंने ये बात 2-3 दिन से आपको नोटिस भी करवा रहा हूँ। दूसरी बात, क्या अभी आगे चल के हमको शॉर्ट करना चाहिए? हाँ, भरपूर मौके मिलेंगे शॉर्ट्स वालों को भी, ध्यान रखा जाए। बात मैं थोड़े अपने कॉन्फिडेंस और अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। शॉर्ट करने वाले को भी मौके मिलेंगे, बट अभी नहीं है। अभी आप वेट करो, अभी आप क्यू में हो, अब आपको अभी मौका नहीं है। अभी आपको करना होगा तो हम जाएंगे ना, एक बार पहले ऑल टाइम हाई लगाने दो बैंक निफ्टी को भी तो जश्न पूरा करने दो। तो पहले बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई लग जाए, फिर सोचेंगे शॉर्ट करना भी है कि नहीं करना है। ऑलराइट, तो ये थी डेटा पॉइंट्स के दम पर कौन से लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं, उससे जुड़ी पूरी एनालिसिस। फिलहाल शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ना ढूंढे और बैंक निफ्टी शायद तैयारी कर रहा है एक ऑल टाइम हाई लगाने की। तो देखते हैं जब वो स्तर आएगा उसके बाद कुछ शॉर्ट्स के अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ऐसा डेटा आपको बता रहा है। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, उनसे समझते हैं क्या होनी चाहिए आज की रणनीति और साथ ही कहाँ पे है उनकी नज़र स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को लेकर। स्वागत करना चाहेंगे अवनी, आयुष मेहता और साथ ही जतिन केडिया का। बहुत बहुत सुप्रभात आप सभी को। एंड शुरुआत आयुष आपसे करते हैं। बताइए क्या रणनीति है आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी पे? क्या आप भी इस मार्केट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फिर से अपनाएंगे और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ पे देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, टू ऑल द व्यूअर्स एंड टू ऑल द पैनलिस्ट। मैं भी अभी डिम्पी जी का डिस्कशन सुन रहा था। मैं भी यही इस चीज़ से सहमत हूँ कि शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अभी नहीं ढूंढनी चाहिए, अभी लॉन्ग्स ही करना है, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। इवन निफ्टी में भी कल हमने एक नो डाउट, कल हमने सुबह के सेशन में एक अच्छी वॉलिटिलिटी देखी। सुबह से काफी सेल ऑफ था, सेकंड हाफ में वो सब कुछ कवर हो गया। निफ्टी डेज हाई पे बंद हुआ, 52 हाई पे बंद हुआ है। तो मुझे लगता है निफ्टी में भी अपने हमें जो है वो पॉजिटिव ही रहना है, बुलिश ही रहना है। निफ्टी में जो अभी नया रेजिस्टेंस जो बन के आ रहा है 22,570 का बन जाता है, और जैसे वो क्रॉस करेगा ऊपर में 22,640 तक के लेवल्स भी देखेंगे। इसमें जो निफ्टी का सपोर्ट पॉइंट है जो अभी करंट डेटा के हिसाब से वो आता है 22,370 का। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कल के सेशन में ही सुबह से बैंक निफ्टी ने अपने आप को होल्ड आउट करके रखा था और साइड में ही रखा है अपने आप को। तो बैंक निफ्टी में भी डरने की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी हमें बाय कॉल रखना ही चाहिए। और इसमें जो हम फर्स्ट टारगेट ऊपर जो बनता हुआ देखते आ रहे हैं वो 48,870 का है, जो कि इसका प्रीवियस हाई है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये भी अचीव हो जाएगा। मेरे यहाँ से 2 बाय कॉल्स रहेंगे। फर्स्ट रहेगा एचडीएफसी बैंक में। अगर मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक निफ्टी को चलना है तो एचडीएफसी बैंक का इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले होगा। तो एचडीएफसी बैंक को यहाँ से हमें बाय करना है। इसके इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है इसकी डेली चार्ट में, जिसका नेकलाइन का ब्रेकआउट 1440 का था, जिसके ऊपर ही उसने क्लोजिंग रखी है। अपने 20 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से स्टॉक निकला है और उसका ब्रेकआउट दिया है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट दिखाया है, रिवर्सल दिखाया है। प्लस लास्ट 3 दिन से हम देखेंगे तो एक राइजिंग वॉल्यूम्स स्टॉक में हम देख। तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक को यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट 1500। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1409 का होगा। सेकंड स्टॉक जो मेरे को अच्छा लग रहा है वो है एमएनएम। अगर हम एमएनएम की बात करें तो इसके चार्ट्स पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन है और इसके ब्रेकआउट हम देख चुके हैं इसके इंट्राडे चार्ट में। फ्लैट पैटर्न हम इसके देख रहे हैं डेली चार्ट्स में। प्लस अपने स्टॉक को इसने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर रखा है। आरएसआई पॉजिटिव और हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है, तो ये डेटा भी इसके लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है। तो मुझे लगता है एमएनएम को यहाँ से हमें बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 2070। यहाँ पे जो आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1930 का होगा। आयुष, आपको बता दें एक अपडेट है। खैर तो आपने टेक्निकल पैरामीटर्स पर अपने शेयर चुने होंगे, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा में आज एक ब्लॉक डील होनी है। प्रमोटर एंटिटी अपने स्टेक कुछ ऑफलोड कर रहे हैं, उसके चलते भी ये शेयर फोकस में रहेगा। क्या आप अपने टारगेट स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? पर अगर ऐसा है, मैं एमएनएम फाइनेंशियल का न्यूज़ तो मैंने पढ़ा था, एमएनएम कभी भी चेक कर लेता हूँ। तो एक बार एमएनएम को हम अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ द ब्लॉक डील। इसमें एक वॉलिटिलिटी आती है, तभी थोड़ी देर में आपको एक और नया स्टॉक देता हूँ इसके बदले। ठीक है, एक नया शेयर आप दे दीजिएगा, क्योंकि 1911 से 1970 के बीच में ये ब्लॉक डील हो सकती है। ये उसका फ्लोर प्राइस है। 93 लाख शेयर बेचेंगे प्रमोटर ग्रुप की एक एंटिटी। अब अवनी के पास चलेंगे। अवनी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और मार्केट में ऐसी बहुत सारी महिला महारथी हैं जो अपने नाम का लोहा मनवा रही हैं, आप भी उनमें से एक हैं। हमारी बहुत शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। बताइए, आज आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? आपका कन्विक्शन कहां पर आ रहा है?
गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज भी डिम्पी जी से मैं भी सहमत हूँ कि व्यू पॉजिटिव ही है मार्केट में और बैंक निफ्टी को भी ऑल टाइम हाई लगाना है। तो जो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है उनमें आज एक अडानी एंटरप्राइज में व्यू पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से कल जो हिसाब से जो रिकवरी उसमें दिखी है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए आज के दिन में भी। इसमें ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से अभी 3300 के कॉल में थोड़ी सी बाइंग दिख रही थी, क्योंकि वहां पे उस स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट भी एडिशन हुआ है और आईवीज बढ़ी है, तो वहां पे शॉर्टिंग नहीं हुआ है, ये स्पेक्युलेटिव बाइंग पोजीशन दिख रही है। तो मेरे हिसाब से अडानी एंटरप्राइज में हम खरीदारी कर सकते हैं 3230 के लेवल पे, और इसका 3460 का इसका टारगेट रहेगा और 3120 का इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखे। और दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में 1010 से 1015 के रेंज में इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 1070 और 1100 ये दो इसके टारगेट्स रहेंगे और 992 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो एमएनएम मेरे भी फोकस में है, बट बिकॉज ऑफ द ब्लॉक डील उसमें हम फिलहाल ट्रेड नहीं करेंगे। बट एमएनएम के भी लेवल्स काफी अच्छे हैं, 1950 के करीबन अगर होती है डील और स्टेबल हो जाता है स्टॉक तो उसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। 2050 और 2080 का इसमें टारगेट रहेगा और 1925 का इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखें। ठीक है, डन। तो बढ़िया शेयर अवनी ने आपको दिए। एक तो अडानी एंटरप्राइज, कल मैंने आपको क्लोजिंग में एक चीज़ नोटिस भी करवाई थी कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे बंद हो रहा है, बट अडानी ग्रुप का एक भी शेयर लाल निशान में नहीं था, एक भी शेयर लाल निशान में नहीं था। सब के सब में गिरावट थी, 2-2, 3-3, 5-5% तक की भी गिरावट थी। तो आज अच्छा है, अगर ये चर्निंग का पार्ट बनते हैं तो अडानी ग्रुप के शेयर्स भी सामने आ सकते हैं। उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अडानी एंटरप्राइजेज हो सकता है। तो इस लिहाज से चुनाव मेरे को काफ़ी बेहतर लगा अडानी एंटरप्राइजेस का। दूसरा, एमएडएम के ना ब्लॉक डील के बाद हम एक बार पता कर लेंगे कि एमएडएम में क्या करना है। कई बार क्या होता है कि ब्लॉक डील हो तो जाती है लेकिन शेयर के प्राइस को ज़रा डिस्टर्ब नहीं कर पाती। शायद लास्ट टाइम भी एमएनएम की बात थी जब इसमें कुछ ब्लॉक लगा था, लेकिन ये शेयर नीचे नहीं जा पाया था तब भी। लेकिन फिर भी हम इसको नोटिस ज़रूर रखेंगे ब्लॉक के बाद, हाँ, इससे पहले नहीं। दूसरा है टाटा मोटर्स। मेरे को बड़ी हैरानी है कि अवनी ने टाटा मोटर्स को अभी भी चुना। हमसे तो इतना तेज़ी से चला हुआ शेयर खरीदा ही नहीं जाएगा, लेकिन अवनी की अपनी इंटेलिजेंस है, 1000 के ऊपर टाटा मोटर्स के ऊपर रिकमेंडेशन है अब खरीदने की, और 1070 तक जा सकता है। और ये अच्छे एनालिस्ट की पहचान होती है कि वो डरता नहीं, घबराता नहीं, अपने फैक्चुअल डाटा पे ट्रस्ट रखता है। जतिन केडिया इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर बताइए आपके ट्रेड क्या हैं आज के? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं फ्रंट लाइन में एक्शन ज्यादा रह सकता है। इसके लिए हम दो फ्रंट लाइन स्टॉक्स लेके आए हैं। जो पहला स्टॉक होगा वो एलएनटी होगा। तो एलएनटी में हमने देखा है कि एक शार्प रन अप के बाद 2 दिनों का एक पुल बैक आया था। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि एक शार्प बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है। आर्ली चार्ट्स पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, तो मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। हम 3725 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करके चलना चाहेंगे और इसमें स्टॉप लॉस 3590 का सजेस्ट करेंगे। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो टाटा कंज्यूमर में होगा। तो एफएमसीजी पैक में से हमने देखा है कि टाटा कंज्यूमर वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहा है। तो हमें लगता है, और कल के ट्रेडिंग सेशन में एक साइडवेज कंसोलिडेशन 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन था, वो ऊपर की तरफ ब्रीच हुआ है। हमें लगता है कि इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। इसके लिए बाय करके चलना चाहेंगे। टारगेट हमारे 1245 के होंगे और स्टॉप लॉस हम 1200 रुपए का लगा के इसमें लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहेंगे। टाटा कंज्यूमर्स आपका शेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर, मैं कल भी इसके बारे में जिक्र कर रहा था। अब आप देखो ना, कल धीरे धीरे क्या हुआ, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, ये कंजम्पशन वाले शेयर्स भी आ रहे हैं आगे। ये अच्छी चीज़ है कि चर्निंग का बड़ा बेनिफिट हमको मिलता है। और जतिन केडिया की तरफ से ये जो टाटा कंज्यूमर्स कॉल है ये तो अपने आप में बेहतर है ही है। इसके अलावा उन्होंने जो दूसरा शेयर दिया है वो शेयर दिया है एलएनटी का। आप अपनी
स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 37.25 का टारगेट है। 2 शेयर जतिन की तरफ से हो गए, एक तो टाटा कंज्यूमर्स, दूसरा L&T। अवनी भट्ट ने आपको अदानी एंटरप्राइजेस प्लस करने के लिए कहा है और साथ ही साथ टाटा मोटर्स का है। आयुष कह रहे हैं कि एक बार आप HDFC पे ध्यान रख सकते हैं और उनका मानना है कि HDFC 1500 जा सकता है। ऑलरेडी ये सिप के ज़रिए भी आप इसमें प्लस कर चुके हैं। M&M उन्होंने अपना रोक दिया, वो चेंज करके जैसे ही हमको कार्यक्रम में बता देंगे तो फिर हम उनसे वो शेयर भी पता कर लेंगे। फिलहाल हमने 3 एनालिस्ट से करीब 5 कॉल्स ले ली हैं और पाँचों की पाँचों बाय कॉल्स हैं, अलग अलग सेगमेंट्स के हैं। भरपूर फ़ायदा उठाइए। आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है मार्केट का, कल फ्राइडे की और महाशिवरात्रि की वजह से कल फ्राइडे की छुट्टी रहेगी। खैर हम आगे बढ़ रहे हैं। कल एक और इवेंट भी हुआ, 3:30 बजे आपने लाइव प्रसारण देखा होगा RBI गवर्नर का। हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालवे ने उनका इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू से कुछ बहुत अहम चीज़ें निकल के आई हैं। पहले मैं जरा वो आपके सामने रख देता हूँ, फिर आपके सामने खबरों वाले शेयर, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, ये सब भी होंगे। पहले उस चर्चा में क्या क्या जिस्ट निकल के आया, एक बार पहले आपको वो दिखाते हैं। I think the Indian speed today is not like a small car. Right. India's economic growth and the way India is growing, I think it is the Tejas speed, the Tejas aircraft speed. Right. I think, we are experiencing. You see, growth has to be sustainable in the long run. If you grow at a very high speed just for a few years, and then there is a crash, that's not on. As a regulator of the financial sector, it's our effort, it's our responsibility to ensure that the financial sector grows and grows, in a with a good speed, but in a sustainable manner. नहीं, देखिए महंगाई तो बहुत कम हुआ है। महंगाई बिल्कुल नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, महंगाई लेकिन बहुत कम हुआ है। एक टाइम यूक्रेन वॉर के बाद में था जबकि हमारा इन्फ्लेशन 7.8% टच कर रहा था। आज के तारीख में जो लास्ट नंबर आया है वो 5.1% है और जो डायरेक्शन है वो कम होता जा रहा है। तो हम अभी धीरे धीरे 4% के और बढ़ रहे हैं और हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 4% हम पहुंच जाएंगे अगले शायद कुछ महीने में। और हमने जो प्रोजेक्शन दिया है अगले साल के लिए, अगले साल के बीच में हम 4% टच कर रहे हैं, लेकिन फिर ये इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस है। और हमारा अभी जो कोशिश है, अभी ये हमारा प्रयत्न है कि ये हमारा कोशिश है कि इन्फ्लेशन मतलब 4% पे पहुंच जाए और उसी के आसपास रहे, और ये हमारा टारगेट है। तो उसके मद्देनजर हम इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से, और इंटरेस्ट रेट जो है वो डिपॉजिटर के लिए है, वो बोरोअर के लिए भी है। डिपॉजिटर के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है और आप इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं तो डिपॉजिटर के लिए वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट बन जाता है। लेकिन हमेशा बोरोअर्स चाहते हैं कि मतलब इंटरेस्ट रेट कम हो, वो बोरो करें और जो बिजनेस कर रहा है उनके बिजनेस और अच्छा चले। जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो ये चाहते हैं कि भाई कम इंटरेस्ट रेट में मैं हाउसिंग लोन लूं या कार लोन लूं। तो ये जो है एक बैलेंस्ड कॉल हम लेते हैं और ये पूरा डिपेंड करता है आपका जो इन्फ्लेशन नंबर के ऊपर। There is correspondence going on between RBI and the regulated entity. In this case, it is the Paytm which you have mentioned. So specifics of where it stands, I would not like to mention. The Reserve Bank's action is against a regulated entity. In this case, the regulated entity is a payment bank. The Reserve Bank's action is not against any fintech company. We have done nothing so far as fintechs are concerned. Fintechs are free to grow. We are supporting fintech companies. We have set up an innovation hub. We have formed a fintech department. We have a regulatory sandbox. We are going towards forming a what you call a SRO, a self-regulatory organization for fintechs. So RBI is and remains fully supportive of fintechs. We have now deepened our supervision to the extent that we are able to sort of anticipate problems and risk build-up. All our actions are determined with the objective of maintaining financial stability, protecting customers' interest, protecting depositors' interest, and wherever we see a risk building up, we have to necessarily take action in the overall public interest.
तो ये थी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास की एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशंस हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज दालमिया के साथ। ढेर सारी बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, पर सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका भरोसा इंडिया की इकॉनमी और इंडिया की ग्रोथ को लेकर ना ही सिर्फ बरकरार था, आने वाले समय में वो और भी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। और उनका मानना है कि FY24 की जो GDP ग्रोथ रहेगी वो 8% के करीब हो सकती है। ये पूरा इंटरव्यू आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी देख सकते हैं, ET नाउ स्वदेश के मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और दिन के दौरान भी इससे जुड़े बड़े बाइट्स या फिर बड़े जो कि बयान सामने निकल कर आए हैं वो भी हम आपको बताते रहेंगे। पर चलिए अब फिर से मार्केट्स की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से स्टॉक्स आज एक्शन में रहेंगे, कहाँ पे है खबर, और ये जानने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए कहाँ पे है खबर, कहाँ पे रखनी है नज़र? जी बिल्कुल सृष्टि, तो इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि ऑफकोर्स हमने कहा कि आरबीआई गवर्नर की बहुत इंपॉर्टेंट मीट हुई थी हमारे नेटवर्क में, ET नाउ स्वदेश में, तो उससे ही मैं स्टार्ट करता हूं। पेटीएम भी रहेगा फोकस में, और याद रखिए यहाँ पे आरबीआई गवर्नर ने दो अहम बात कही है। सबसे पहला कहा है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर NPCI अलाउ करता है पेटीएम ऐप को आगे जाते हुए कंटिन्यू करने में, और उन्होंने ये बात और रिटेरेट किया कि 85% जो पेटीएम वॉलेट यूजर्स हैं उन्हें डिसरप्शन नहीं रहेगा और वो पोर्ट कर सकते हैं अपने वॉलेट को अलग अलग बैंक्स को लेके, और ऑफकोर्स वो 15 मार्च का तो डेडलाइन अभी भी एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं थोड़े डील्स पे, और आज जो है M&M फोकस में रहेगा। यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप प्रूडेंशियल जो एक पार्ट है प्रमोटर ग्रुप का, वो लगभग 93 लाख शेयर्स यानी कि 0.76% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, और ये जो प्रमोटर है इस ग्रुप का ऑलमोस्ट 11.64% स्टेक होल्ड करता है, और जो डील है ये एक्सपेक्टेड है कि 0 से लेकर 3% के डिस्काउंट तक हो सकता है। हालांकि एक क्लैरिफिकेशन कंपनी ने दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि आगे जाते हुए जो महिंद्रा फैमिली है वो अपनी स्टेक को कट नहीं करने वाले हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करना है। अब NLC के बारे में बात कर लेते हैं। कल डीपैम का जो है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आया कि अब उनका OFS खुलेगा जहां पे 7% स्टेक की डाइवेस्टमेंट होगी। हालांकि अभी जो खुला है वो आपके नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज खुला है, और जो रिटेल निवेशक हैं अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको मंडे यानी कि 11 मार्च को जो है ये खुलेगा। फ्लो प्राइस 212 रुपये प्रति शेयर का है, यानी कि लगभग 6% डिस्काउंट पे। जुपिटर वैगन्स यहाँ पे लगभग 950 करोड़ का ऑर्डर आया है, और इंडियन रेलवे से ये ऑर्डर आया है वैगन्स का, और इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जो थे ऑर्डर फ्लोस थोड़े कम हो गए, तो स्टॉक में भी थोड़ी करेक्शन आई थी, लेकिन अब जो है मोमेंटम देखने मिल सकता है। हमारा 5वां स्टॉक है डॉलर इंडस्ट्रीज़, और ये मेरी सेगमेंट खबर गरम में मैंने बताया था कल 2:30 बजे कि आपका लॉन्ग ओनली फंड में जो है बाइंग देखने मिला, और यहाँ पे हमारे खबर पे मुहर लगी है। फिडेलिटी ग्रुप यहाँ पे लगभग 5 लाख शेयर्स यानी कि 0.9% स्टेक की एक्विजिशन किए हैं। HAL भी फोकस में रहेगा, और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हो गया, लेकिन अब जो उनकी अवार्ड है उसको 88% बढ़ा दिया गया है। अब उसका जो अवार्ड है लगभग 5000 करोड़ के ऊपर एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट पे आया है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। IRB इंफ्रा, ये कंपनी के बारे में हम बात करें तो पिछले 3 से लेकर 4 महीने तक लगातार अच्छी टोल की जो कलेक्शन है उनके नंबर्स देखने मिल रहे थे, और इस बार देखें तो शानदार आंकड़े देखने मिल रहे हैं। फरवरी में लगभग 31% का ग्रोथ आ रहा है टोल कलेक्शंस का। वही ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स की बात करें तो दोनों बिजनेस जोड़ लेते हैं, एक सरफेस और एक एयर एक्सप्रेस, इन दोनों जोड़ के जो है एक अच्छे वॉल्यूम्स देखने मिले हैं। लगभग 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है, और 13% मंथ ऑन मंथ पे, तो आप कह सकते हैं डिसेंट अपडेट जो है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स से आया है। और आखिर में मैं बात करूंगा आपके OMC स्टॉक्स को लेके, और आपके चिन्मय पेट्रो और आपके पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स पे, इन सारे स्टॉक्स पे थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकती है। इसका कारण ये है कि जो सिंगापुर रिफाइनिंग मार्जिन होती है, जो GRM कहते हैं ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, उसमें भारी गिरावट देखने मिली है, और ये जो है सबसे लो ऑलमोस्ट 3 महीने के लोज पे जो है ये अब आ चुकी है, तो इसके कारण नी जर्क रिएक्शन जो है इन स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जो आज दिन के ट्रेड में आपके फोकस में रहने चाहिए। बिल्कुल शरद, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो सभी काउंटर्स पे फोकस रहेगा, खास तौर से पेटीएम पे, जहां पे आरबीआई गवर्नर के तरफ से बड़ा बयान आया है कि 85 वॉलेट यूजर्स को दिक्कत नहीं है, पर आप स्टॉक देखें तो अभी भी 400 के निचले स्तर पे ही ट्रेड कर रहा है। और देखते हैं कि आज स्टॉक में क्या कुछ एक्शन रहता है। पर एक्शन ब्रोकरेजेस रिपोर्ट की दम पे कहाँ देखने को मिल सकता है, कहाँ पे है उनकी नज़र, क्या कुछ रेटिंग को लेकर बदलाव हुए हैं, टारगेट प्राइस को लेकर बदलाव हुए हैं, ये पूरी लिस्ट समझते हैं। अब हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं बताने के लिए। गौरव, बताइए।
जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले बात करते हैं एमजीएल की, क्योंकि इस कंपनी में हमने देखा 15% का फॉल हुआ था कल, और इसी के ऊपर नुवामा ने अभी अपना बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1601 रुपीज़ का दिया है। तो उनका मानना ये है जो कल का डिप था वो एक्चुअली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अगर हम प्राइस कट की भी बात करें तो वो प्राइस कट की वजह से एक वॉल्यूम्स में हमें इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है आगे जाके। और आगे जाके अगर कंपनी की भी बात करें तो कंपनी की मोनोपोली है पाइपलाइन बिजनेस में, और आगे जाके लो पेनिट्रेशन भी रहेगा गैस जीएएस सेगमेंट में, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है एमजीएल में, और इसीलिए उन्होंने बाय रेटिंग जो है वो बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं कुछ मेटल्स नाम की, जहाँ पे जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखा है। तो जैसे टाटा स्टील की अगर बात करें तो वहाँ पे टारगेट प्राइस दिया है 170 रुपीज़ का, जेएसडब्ल्यू स्टील पे उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 980 रुपीज़ का, और हिंदाल्को पे उन्होंने टारगेट प्राइस बरकरार रखा है 600 रुपीज़ का। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे इंडिया का स्टील इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है अगर हम ग्लोबल पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो। और इसमें भी जेएसडब्ल्यू और टाटा स्टील की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो सप्लाई जो है आगे जाके थोड़ा लैग करने की सप्लाई जो है वो थोड़ा ज़्यादा होने की चांसेस है डिमांड से। और बट उसके अलावा अगर लो कॉस्ट स्टील प्रोड्यूसर की बात करें तो वहाँ पे कहीं पे उनको एडवांटेज देखने को मिल सकता है, जो है जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, और इसीलिए उन्होंने एक बाय रेटिंग बरकरार रखा है वहाँ पे, ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखा है। और उसके अलावा अगर एनएमडीसी की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 190 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि आगे जाके इंटरनेशनल आयरन और प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन हो सकते हैं अगले 2 सालों में, और इसी की वजह से एनएमडीसी में कहीं पे हमें गिरावट देखने को मिल सकती है अर्निंग्स में। अगर आखिर में हिंदाल्को की भी बात करें, जो कि काफ़ी ओवरवेट रेट पे उन्होंने रखा है टारगेट, और टारगेट प्राइस दिया है 600 रुपीज़ का, तो उनका मानना यह है कि आगे जाके हमें मार्जिन एक्सपांशन देखने को मिल सकता है कंपनी में, और एक पॉजिटिव बायस भी देखने को मिल सकता है। और इसी के लिए पूरे सेक्टर पे उन्होंने ऐसे बोला है कि जब भी डिप होगा शेयर प्राइसेस में तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए बाय करने में स्टील सेक्टर में। तो इसी के साथ एक पॉजिटिव व्यू हमें देखने को मिल रहा है जेपी मॉर्गन का पूरे के पूरे मेटल सेक्टर्स पे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो एमजीएल 15% की गिरावट के बाद नोवामा को लगता है कि गिरावट बहुत ज़्यादा हो गई है, और मेटल काउंटर्स पे भी हमारी नज़र रहेगी। यहाँ पे जेपी मॉर्गन की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तमाम मेटल स्टॉक्स भी मार्केट आपको गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से ठीक ही दिख रहा होगा, और ये बढ़िया खुल भी सकता है। मयूरेश जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभी अपना चश्मा साफ कर रहे हैं, एकदम से डाल लेंगे, हीरो हो जाएंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और उसके बाद फिर हम उनसे ज़रा करते बातचीत। मयूरेश भाई चश्मा डालिए। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप, ठीक हैं? मॉर्निंग डिम्पी जी। चश्मे से है ना काफी कुछ साफ दिखने लग जाता है। ये बहुत बढ़िया आपने लाइन बोली है सर। फिर मैंने शेयर भी ऐसे ही पूछता हूँ आपसे, आप अपने चश्मे से देख के बताना है ये सर एमजीएल में क्या करना है। ये एक दिन बढ़िया चल रहा था, फिर अगले दिन एक पेट्रोलियम मिनिस्टर का बयान आ रहा है, उन्हें 3-4 पे बेचारों ने रेट घटाए, 15-16% की आयुति देने पड़ गई अपने शेयर के प्राइजेस की। अब आज नुवामा ये कहता है कि नहीं भाई ये तो शेयर ठीक है, खरीदारी कर लो आप, बढ़िया है, 1600 रुपये का टारगेट भी दे दिया। सर किसकी बात माने? आप अपने चश्मे का ही इस्तेमाल कीजिए, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए, बताइए किसकी बात माने। सर इंटेलिजेंस का तो पता नहीं डिम्पी जी, बट चश्मे के जो नजरिए से मैं आपको बता पाऊंगा। 2 चीजें, एक जो बोर्ड मेंबर ने वापस एक स्पष्टीकरण दिया है कि जो प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनीज कमाती है 20% के आसपास, ये थोड़ी अनटेनेबल है, क्योंकि जितनी प्रॉफिट ग्रोथ 15% के आसपास रहती अगर रहेगी तो रीजनेबल होगी, एंड लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट्स शुड बी रीइन्वेस्टेड इन नेटवर्क एक्सपेंशन। अब ये चीजों को 2 चीजों से देखना चाहिए। एक, आई थिंक जो स्पॉट एलएनजी प्राइसेस हैं, जो कल कटौती हुई है 2.5 रुपया प्रति केजी, जो एमजीएल ने भी की, आईजीएल ने भी की। स्पॉट एलएनजी जो पिछले तिमाही में एवरेज कर रहा था $13 से $14, has come down to around $7.5 to $8. तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक नेचुरल रिएक्शन है टू पास थ्रू द बेनिफिट्स ऑफ लोअर एलएनजी कॉस्ट। दूसरा आप ये देखें, एमजीएल के केस में एज एन एग्जांपल, जो एडमिनिस्टर्ड गैस आता है उसका एक मेजॉरिटी पोर्शन एमजीएल को मिलता है एज अ प्रायोरिटी गैस फॉर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, और वो गैस अच्छी खासी कीमतों पे उनको मिलता है, जहाँ पे ये अच्छे खासे स्प्रेड्स एंजॉय करते हैं। तो इनकी जो स्प्रेड्स की रेंज पिछले तिमाही में आई थी $14 प्रति MMBTU, दैट द मैनेजमेंट इज सेइंग वी आर वेरी कंफर्टेबिलिटी इन 10 and 12। तो अगर 10 और 12 भी आता है ऑन अ नॉर्मलाइज लेवल गोइंग फॉरवर्ड, जो अर्निंग्स का इम्पैक्ट Q3 से लेके अगर आप नॉर्मलाइज वे में करोगे तो शायद जितनी कल करेक्शन हुई थी वो प्राइस में आ चुका है।
तीसरा आप ये देखिए जो एक मेजॉरिटी पोर्शन है इन टर्म्स ऑफ देयर सेल्स, जो वॉल्यूम्स होती है, ये सीएनजी गाड़ी के बिक्री से होती है। तो जो उन्होंने 3.6 एमएमएसएमडी जो सेल्स किया था उसमें से ऑलमोस्ट 2.6 2.7 सीएनजी से था, 0.5 वाज इंडस्ट्रियल एंड 0.5 वाज एलएनजी सेल्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख रहे हैं कि सीएनजी वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगी, इनकी जो ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, रायगढ़ एज एन एग्जांपल, वहाँ पे जो ये इंक्रीज कर रहे हैं, सीएनजी स्टेशन इन्होंने डाले हैं, द ओवरऑल नेटवर्क हैज गॉन टू 320। तो ऐसा नहीं है कंपनीज री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कंपनीज आर री इन्वेस्टिंग इनटू देयर नेटवर्क। जो भी नई ज्योग्राफिकल एरिया सीएनजी स्टेशन एरियाज ऑफ ऑपरेशन करते हैं, जो री इन्वेस्टेबल पोर्शन होता है या पे बैक पीरियड होता है, ये ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वार्टर्स रहता है। ऑब्वियसली आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन कि अगर कुछ कैपिंग आई, जो लग नहीं रही आई है, जो स्टेटमेंट से मैं पढ़ रहा हूँ और रीडिंग बिटवीन द लाइंस, हालांकि एम्फेसिस ये दिया जाएगा कि यू री इन्वेस्ट इन द नेटवर्क्स, ताकि जो गवर्नमेंट की टारगेट है 6% से 15% ऑफ नेचुरल गैस इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स, ये हासिल हो बिफोर 28 और 30 द नेक्स्ट 4 to 5 years। तो मुझे लगता है आई थिंक जितनी मार आनी थी स्टॉक में आ चुकी है। अगर ये स्टॉक और गिरता है, इफ इट फॉल्स फर्दर, मेरे हिसाब से आई थिंक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज आएंगी। थोड़ा पिवट लेवल के ऊपर है जैसे मार्केट्स में देखते हैं, तो अगर ये 1150 1200 तक आते हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है सर, मैंने बात आपकी सारी गौर से सुनी और मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ा भी और गिरता है फिर ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाय की, क्योंकि पहला दिन था गिरने का। आज नुवामा की रिपोर्ट तो आ गई है 1600 की, लेकिन क्या ट्रस्ट पहले दिन कर ले, थोड़ा रुक जाना चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये 100 रुपये और गिर जाए तो फिर आपके लिए वैल्यू बाय हो सकता है। डन। खैर वैल्यू बाय कैसे होगा, बट आप थोड़ा आइडिया ले लीजिएगा, थोड़ा रुक जाएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, खुद से पता लगने लगेगा। सीएलएससी की भी एक रिपोर्ट आई है सिरमा एसजीएस पर। ये सिरमा एसजीएस है वो कंपनी है जो अगर आप गाड़ियाँ खरीदते होंगे ना तो उसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉनिक का सामान लगता है टिपिकली, उसमें बहुत बड़े प्रोडक्ट पे काम करती है। सर्किट्स बनाती है, मदरबोर्ड बनाती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी की बहुत सारी चीज़ें बनाती है जो टिपिकली कंज्यूमर कंपनीज़ में और ऑटोमोबाइल कंपनीज़ पे लगते हैं, और इंडिया में इनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। ये शेयर है 519 रुपये का। सीएलएसए कह रहा है कि हम खरीदेंगे, हमने इनिशिएशन लिया बाय का और हमारा टारगेट है 645 रुपये का। स्वाभाविक है आज गैप के साथ खुल सकता है। एक काम करते हैं, जरा आयुष से पता करते हैं। आयुष भाई जरा चेक कीजिए, ये सिरमा सीजीएस के नाम से कंपनी है, शायद पिछले साल ही लिस्ट हुई है, और ये देख के बताइए कि ये अगर आज गैप के साथ खुलेगा तो हमको किस किस जगह पर एंट्री करनी है और 645 के चांसेस कितने आने के। डिम्पी जी, अगर हम स्टार्ट की बात करें तो फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो स्टॉक ने कल अपने 20-day मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। काफी टाइम से, तकरीबन 7 Feb से स्टॉक साइडवेज चल रहा है और अपने 20-day मूविंग एवरेज का कल स्टॉक ने सपोर्ट लिया है जो कि था 518 के लेवल पर, 519 के आसपास की क्लोजिंग है। तो मुझे लगता है स्टॉक में अगर गैप अप होता है और स्टॉक 540 के ऊपर हमें मिलता है तो ही इसमें वैल्यू बाय होगा। बिकॉज क्या होगा, इसमें एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी उसी लेवल्स पे आता है और मल्टीपल टाइम जो स्टॉक ने वहां से रेजिस्टेंस लिया, तो 540 इसमें क्लियर कट ब्रेकआउट होगा स्टॉक में, जो इसकी कंसोलिडेशन का भी होगा। तो जैसे ही स्टॉक 540 के ऊपर निकल के ट्रेड कर रहा है तब इसमें एंट्री करना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट टारगेट बन जाएगा 580 का बन जाएगा, उसके बाद हम उसमें ऊपर में 625 से 645 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। लेकिन 540 इसमें ब्रेकआउट जो है उससे पहले मुझे नहीं लगता लेना चाहिए। ठीक है, सिरमा एसजीएस पर व्यू और खरीदारी की सलाह है, लेकिन भारतीय एयरटेल में एक ब्लॉक डील हुई है करीब करीब 5 करोड़ शेयरों की, 1% के आसपास की इक्विटी एक्सचेंज हुई है वहाँ पर, और 2% की तेज़ी हमने देखी थी शेयर में भारतीय एयरटेल में। लेकिन आईआरबी इंफ्रा, अवनी इस पर आप व्यू दीजिए। हालांकि शेयर में हम कमजोरी ही देख रहे हैं, लगातार 60 रुपये के आसपास का भाव है, लेकिन टोल कलेक्शन के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। करीब करीब 31% टोल कलेक्शन बढ़ा है और 4,622 करोड़ रुपए इन्होंने रिपोर्ट किया है ईयर ऑन ईयर फरवरी के लिए। आप बताइए आईआरबी इंफ्रा कैसा लग रहा है आपको शेयर, और क्या सलाह देंगे आप? जी मेरे हिसाब से आईआरबी इंफ्रा अभी सपोर्ट के करीबन आ चुका है स्टॉक। तो इसमें एक थोड़ा सा और मेरे हिसाब से 2 या 3 रुपए तक नीचे तक का डिप दिखने मिल सकता है। तो अराउंड 57 के लेवल पे आए तो यहाँ पे हम खरीदारी कर सकते हैं। वो उसका जो है 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है, तो वहां पे ये सपोर्ट लेके स्टॉक घूमने की उम्मीद है। और ऊपर की तरफ इसका जो रेजिस्टेंस है वो 66 का है। तो एक छोटा सा ट्रेडिंग बेट बन सकता है 57 के लेवल पे। स्टॉप लॉस भी रहेगा 55 का। तो काफी रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो जाएगा अगर 57 के लेवल पे मिलता है तो।
और करंट भाव से हम इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं रखनी चाहिए। ऊपर की तरफ 66 का ही रेजिस्टेंस है, तो अपसाइड थोड़ा लिमिटेड है। तो स्टॉक में क्वांटिटी कम रखिएगा, लेकिन 57 का लेवल अगर मिलता है तो बिल्कुल इसमें बड़ी क्वांटिटी में एंट्री कर सकते हैं। चलिए, भसीन के बेहतरीन शेयर भसीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। कल तो भसीन साहब बैंकिंग ने और फार्मा ने बाजार को सपोर्ट दे दिया। हालांकि ये ब्रॉडर मार्केट में उतनी तेजी नहीं रही, फिर भी हमने रिकॉर्ड बनाया है। तो बाजार पर एक आपका टेक चाहिए और कोई अपडेट है तो वो भी शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको, डिम्पी और सृष्टि को। हाँ देखिए, मैं आपको कब से कह रहा हूँ प्राइवेट बैंक चलने चाहिए और मिड कैप में ओवरबॉट है, पैसा घर ले जाइए, और कल वही हुआ। लेकिन जिस ब्रेथ से प्राइवेट बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया, आई थिंक सब मंदी वालों के सौदे कटवा दिए, और इट वाज सुपर्ब द रैली। और हम ये सोच ही रहे थे कब आएगी, लेकिन कल आई तो बहुत जोर से आई। अभी भी मुझे लगता है बैंक निफ्टी 50,000 जाएगा। जिस तरह से मोमेंटम है, जिस तरह से फ्लोज है, तीसरा बॉन्ड यील्ड और डॉलर, उसपे और एक आइसिंग ऑन द केक है। तो मैं जैसे आपको कह रहा था, अभी भी आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी, यहां से 10% की मूव एचडीएफसी में लग रही है, जो 50,000 ले जाएगी बैंक निफ्टी को। एयू बैंक, छोटे बैंकों में डीसीबी और धनलक्ष्मी बैंक, ये सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मिड कैप में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अभी भी शायद जारी रह सकती है। लेकिन आपको यहाँ देखना है कि कल सोना ऑल टाइम हाई पे गया है, और मुझे लगता है कि उसके जो लेंडर्स हैं, क्योंकि अब और बिजनेस जाएगा मुथूट और मनापुरम, वहां पे लेने की आपको बहुत अच्छा एक मौका है। तो मिक्स बैग है, कुछ शेयर्स भी हैं, कुछ अपडेट्स भी हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल भसीन जी, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। बताइए सर, कौन से स्टॉक्स फोकस में है, क्या कुछ अपडेट्स पहले में आते हुए दिखे और आज के लिए कहाँ पे रखे नजर? हाँ सृष्टि, देखिए, कल मैंने आपको एचडीएफसी लाइव दिया था और पेयर दिया था बजाज फाइनेंस शॉर्ट करने को। वो दोनों अच्छा मूव दे गए। एचडीएफसी 2% ऊपर था, बजाज फाइनेंस 4% नीचे। अब ऐसे दिन पे आपको कल वॉलेटाइल डे था, पैसा बनाने का मौका मिला इन द फर्स्ट हाफ, तो लीजिए। आज मेरा फिर दो पिक्स है, मुथूट, मनापुरम और एचडीएफसी। मुथूट और मनापुरम को और मार्केट शेयर मिलेगा, और सोने का भाव ऊपर जाने का मतलब डेलिंक्वेंसीज और कम होती है, और जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी है वो मार्जिन और बढ़ता है इससे। तो मुथूट को 1500 का टारगेट है, मनापुरम कैन गो टू 195 200 लेने की इसमें आप रखिए। स्टॉप लॉस 165 का उस मनापुरम पे है, 1320 मुथूट का। और मेरा फेवरेट एचडीएफसी, पहली बारी 1440-50 एक महीने बाद आया है। ये 1600 का टारगेट है मेरा। थोड़ा सा इसमें संयम रखिए, लेकिन जैसे मैंने कहा 2 टाइम प्राइस टू बुक आपको सबसे बढ़िया और सबसे दिग्गज बैंक, 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड मिल रहा है। उसमें जो ओवरहैंग था स्टॉक्स का वो खत्म हो गया। और अगर बैंक निफ्टी ने 50,000 जाना है तो एचडीएफसी बैंक यहाँ से लीड करेगा। मैं यहाँ भी कह दूं, मैंने आपके शो पे 1 महीने से कह रहा था स्पेशलिटी केमिकल मत मिस कीजिए। टाटा केमिकल और एसआरएफ मेरे दो पिक्स थे। टाटा केमिकल ने गजब की रैली दी, 2 दिन में न्यू हाई पे चले गया, और मैं ये 1000, 11,000, 1030, 980 इस लेवल पे बहुत जोर से सजेस्ट कर रहा था। टाटा केमिकल, एसआरएफ अभी भी लेने वाले हैं। कहीं भी डिक्लाइन मिले तो सृष्टि जी इसमें शिफ्ट कीजिए। एक और सवाल, देखिए पूरे टाटा ग्रुप ऑफ शेयर्स में जोश है, और ये भी बात चल रही है कि सितंबर तक टाटा सन्स, सितंबर 2025 तक टाटा सन्स का भी आईपीओ जो है आ सकता है। इसको लेकर देखिए सभी टाटा ग्रुप ऑफ शेयर्स में एक्साइटमेंट है। आपसे समझना चाहेंगे सर, कोई ऐसा स्टॉक जो कि आपको लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इस आईपीओ से, क्योंकि बात चल रही है कि टाटा केमिकल्स जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, और इस खबर को आप कैसे रीड करते हैं? बिल्कुल सृष्टि, वैसे भी टाटा केमिकल का बिजनेस हैज बॉटम्ड आउट ऑन द मार्जिन फ्रंट। मुझे लगता है चाइना कमबैक विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग, और स्पेशलिटी केमिकल पर्टिकुलरली द अदर बिजनेसेस फ्रॉम टाटा कंज्यूमर जिनमें है, फ्रॉम फर्टिलाइजर टू सॉल्ट टू यूरिया, फॉस्फेटिक एसिड, सब कुछ उनका बहुत बढ़िया चल रहा है। और प्लस इट्स द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन टाटा सन। तो ये आंखें बंद करके लीजिए, फिर मत कहना टाटा केमिकल का या टाटा ग्रुप का शेयर मिलने का मौका नहीं मिला।
हाँ, रैली बहुत स्ट्रांग आई है, थोड़ा अभी रिलीज, थोड़ा नीचे, लेकिन 1500 का टारगेट मुझे टाटा केमिकल पे हर हालत में दिखता है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। मैंने दूसरा भी आपको पिक दिया एसआरएफ, वो भी मुझे बहुत पसंद है। और टाटा का अगर आपको लेना ही है तो वीकर डॉलर पे टाटा स्टील अब इस भाव पे बहुत अच्छा है, अलॉन्ग विद टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन मैंने डीपीजी को 1700-1720 पे बहुत कहा था कि अंडरग्राउंड फाइबर पे उनको बहुत फायदा होना है, दिस स्टॉक विल डू वेरी वेल, लेकिन अब 2000 पे मैं उसे चेस नहीं कर सकता। ठीक है सर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपने हमको अच्छा गाइड किया सर टाटा ग्रुप में, और आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है ये टाटा केमिकल्स को लेकर, और एक काबिल तारीफ़ है। एचडीएफसी बैंक तो आपने कई बार हमको पहले भी सिप के बारे में बोला, और आपने ये भी बताया था कि 1350 अब नहीं आएगा एचडीएफसी बैंक का। उस दिन के बाद से एचडीएफसी बैंक 1350 नहीं आया, और अब आप देखो 1575 के टारगेट आपकी तरफ से आ रहे हैं। बसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने फिर से हमारा हौसला अफजाई की, और साथ ही साथ अच्छे शेयर्स के साथ अपडेट भी दिया। ये बहुत ज़रूरी होता है, अपडेट मिलना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि पता लगता रहे आखिरकार हो क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े, कुछ और शेयर्स ले पता कर लेते हैं। जुपिटर वैगन्स को एक ऑर्डर मिला है 960 करोड़ रुपए का। जतिन एक बार आप चेक करेंगे, जरा स्पीड से पूछ रहा हूँ आपसे क्वेश्चन। जुपिटर वैगन, इसमें आज क्या करें? ऑर्डर मिला है 960 करोड़ का। देखिए, जुपिटर वैगन का डेली चार्ट में देखूँ तो एक रेंज बाउंड तरीके से ट्रेड कर रहा है, 340 नीचे में और ऊपर में 400 रुपए की रेंज में बहुत समय से ये ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है इसमें आज शायद जो ऑर्डर फ्लो मिला है उसके कारण थोड़ी एक पॉजिटिविटी रह सकती है, लेकिन जो डिसाइसिव मूव आएगा वो मेरे को लगता है कि अबाउ 400 ही आएगा। जब तक 400 क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें रेंज बाउंड प्राइस एक्शन जारी रह सकता है। इसके लिए किसको अगर जो आज के ट्रेडिंग सेशन में बाय करना है तो एक गैप अप ओपनिंग के बाद जो डिप आए वो डिप में बाय करना चाहिए। डिप आए तो ही बाय करें, अदरवाइज गैप अगर मिल जाता है तो फिर ज़्यादा उत्साह ना दिखाएं इसके अंदर। अभी एक ब्लॉक डील आपने देखी थी, नीचे दिखा रहे थे हम, भारती एयरटेल की, वो बड़ी ब्लॉक डील है एक्चुअली में। शेयर्स आप छोड़ भी दो 4 करोड़ वगैरह, साइज़ के हिसाब से 1% का हाथ बदला हो रहा है इक्विटी का। 1% कम नहीं होता, शेयर चला हुआ भी है। एक बार अवनी जरा चेक करना भारती एयरटेल, अगर आज ये ब्लॉक लगता है 1% का, इनफैक्ट प्री में लग भी रहा है, तो आप जरा मेरे को बताइए क्या करना चाहिए इसमें। जी डिम्पी जी, भारतीय एयरटेल ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट के तगार पर है। 1200 का लेवल है उसका ब्रेकआउट का, तो ये 1200 के ऊपर अगर निकल पाता है आज के दिन में ब्लॉक डील के बाद, तो ऊपर के तरफ यहाँ से करीबन 1260 तक का टारगेट आ जाता है, इमीडिएट टारगेट आ जाता है। शायद 1 या 2 दिन के अंदर हमें देखने मिल सकता है ये भाव, और व्यू पॉजिटिव है। बट अभी करंट लेवल पे 1200 का जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है, क्योंकि काफी चल चुका है स्टॉक पिछले 1 हफ्ते में, तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। 1200 के ऊपर आप एंट्री कर सकते हैं। ओके पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आज वुमेंस डे के सेलिब्रेशन पे अब हम स्वागत करना चाहेंगे मेट्रोपोलिस की टॉप बॉस अमीरा शाह का। और अमीरा, वेरी गुड मॉर्निंग, और सबसे पहले इंटरनेशनल वुमेंस डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हम हर साल आपसे बात करना चाहते हैं वुमेंस डे पे, क्योंकि ना ही बिजनेस में आप एक रोल मॉडल हैं, पर साल दर साल हमने आपकी सक्सेस स्टोरी को जो है ग्रो होते हुए देखा है, और वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। अमीरा, सबसे पहले तो आपसे एक बार टेक लेना चाहेंगे। देखिए, आपका इतना एक्सपीरियंस है, एंड आई एम श्योर कि मेट्रोपोलिस में जो वुमेंस पार्टिसिपेशन है वो भी ओवर द ईयर्स बढ़ता हुआ नज़र आया होगा, पर इस बार 2024 में जब हम हैं तो आपको क्या इंस्पायर करता है पूरी वुमेंस कम्युनिटी को लेकर, और जहां पर हम हैं आपको क्या लगता है कि वुमेंस का पार्टिसिपेशन ओवर द इयर्स कैसे बढ़ता हुआ दिखा है? शुक्रिया जी, एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन आउट देयर वाचिंग एंड टू यू एज वेल। अब देखिए, तो इंडिया में अपॉर्चुनिटी तो बहुत है। हम चैनल्स पे हम बातचीत करते रहते हैं मार्केट की, एंड मार्केट ये जो चीज होती है वो एकदम फ्री है, ओपन है, डेमोक्रेटिक है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि कितने विमेन एक्चुअली मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अपना वेल्थ को अपने आप मैनेज कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि वो मतलब आगे अपने फाइनेंशियल एम्पावरमेंट को कैसे बढ़ाएं। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है इंडिया में, और होनी चाहिए।
और आप देखिए तो वी ऑब्वियसली नीड मोर विमेन एंटरप्रेन्योर्स इन आवर कंट्री, वी नीड मोर विमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स। ये एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से आप देखिए तो जिनकी ट्रेड ऑफ हुई है वो विमेन की ट्रेड ऑफ हुई थी, क्योंकि ज्यादातर तो आप देखिए तो विमेन ने अपने काम छोड़ा था। Women had actually taken a step back or taken part-time roles. Some people's businesses shut down. तो ये जो कोविड हो गई, लेकिन फिर से हौसला से हमें आगे बढ़ना है। और जो इम्पोर्टेंट चीज हमें समझना है कि विमेन ऑलवेज सोचती हैं कि अच्छा मुझे बच्चों और फैमिली और काम के बीच चूज करना है, और मैं समझती हूँ ये लॉजिस्टिकल प्रैक्टिकल चॉइसेस कभी होती हैं फॉर मेनी विमेन, पर जो विमेन के लिए ये लॉजिस्टिकल प्रैक्टिकल चॉइसेस नहीं है और वो फिर भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है काम भी करना, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, इंडिपेंडेंस बढ़ाना और फैमिली को ख्याल रखना, आई थिंक ये दोनों करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द वुमन बट फॉर द चाइल्ड, फॉर द फैमिली एंड फॉर द बैलेंस ऑफ द होल फैमिली। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ को देख के ही बड़े होते हैं, और अगर देखेंगे कि वर्किंग वुमन है एंड वो अपने ड्रीम्स को परस्यू कर रही है पैशन के साथ, तो उनके लिए बहुत महत्व रहता है। So I really hope that we can continue to see next 10 years of great growth for women. जी बिल्कुल अमीरा, पर देखिए अमीरा, आपने बहुत सारे रोल्स की बात की जिसमें कि हम एक औरत के साल दर साल कैसे उसकी जिम्मेदारियां चेंज होती हैं और वो हर रोल में अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है, पर आप एज एन एंटरप्रेन्योर कैसे इस जर्नी को निभाती हुई आई, पहला सवाल। और दूसरा मेरा, देखिए आई एम श्योर बहुत सारी औरतें जो आपको देख रही हैं वो आपसे इंस्पायर होती रही हैं, आगे भी होंगी, पर जब पैसों की बात आती है तो आप अपना फंड कैसे मैनेज करती है? देखिए आई एम श्योर आपका स्टॉक लिस्टेड है, वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ओवर द इयर्स उसने रिवॉर्ड भी किया है, पर अपना पर्सनल फंड मैनेजमेंट आप कैसे करती हैं? क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहती है? क्योंकि भारत में देखें तो बहुत रिस्क एवर्स हैं वुमेन्स, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहेंगी, एफडीज में इन्वेस्ट करना चाहेंगी, बट एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी क्या सोच होनी चाहिए और उसको आप कैसे लीड करती हैं? आप देखिए तो एज एन एंटरप्रेन्योर मेरी सोच ऑलवेज पूरी लाइफ में, पर्सनल नहीं प्रोफेशनल नहीं तो इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म रही है। मैं मुझे ज्यादा ये वर्ड होता है ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मुझे ज्यादा फोमो नहीं होता जब कोई स्टॉक जल्दी से ऊपर 20% चला गया और मैंने पैसे नहीं बनाए, मुझे खराब नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि वो रिस्क में वो नीचे भी 20% आ सकती है, और वो बेटिंग होता है, वो गैम्बलिंग होता है, वो मुझे नहीं करना, मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है। तो जो भी मैं करती हूँ, वेदर मैं प्रोफेशनली काम करती हूँ कि पर्सनली के इन्वेस्टिंग, मैं ऑलवेज माइंडसेट के साथ कहती हूँ कि देखिए आई एम हैप्पी विद अ मोर कंसिस्टेंट स्टेबल रिटर्न, जो मुझे कंपाउंड होता जाए सालों सालों के ऊपर, और लॉन्ग टर्म मुझे दिखे कि प्लानिंग की वजह से मैं इतना कॉर्पस बना सकती हूँ और मेरे रिटर्न्स ये होंगे। मुझे वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि जो फाइनेंस की महत्व है लाइफ में वो है स्टेबिलिटी लाने की, और अगर हम फाइनेंस के साथ हम बहुत वॉलेटाइल रिस्क के साथ खेलेंगे तो वो स्टेबिलिटी आती नहीं है, वो एक्चुअली हमारी लाइफ को खराब करती है। तो मैंने पैसे का महत्व मेरे लाइफ में सिर्फ स्टेबिलिटी लाने के लिए रखा हुआ है, एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मैं जो इन्वेस्टमेंट्स करती हूँ। एक चीज है जो आपने कहा, रिस्क अवर्स विमेन, आप देखिए रिस्क अवर्स क्यों होती है? यूजुअली होती है क्योंकि हमारे माँ बाप हमें रिस्क अवर्स बना देते हैं, हमें बताते हैं कि आप ऑलवेज सेफ रहिए, आप ये मत करिए, वो मत करिए, बहुत चीजें होती हैं जो हमें बताते हैं कि मत कीजिए, और उसमें ही हमारी कंडीशनिंग रिस्क अवर्स हो जाती है। लेकिन ये हम बोल सकते हैं पेरेंट्स के बारे में 18 साल तक, 20 साल तक, उसके बाद हम अडल्ट्स हैं और हम अपने आप को, हम अपने ओन टेम्परामेंट को चेंज कर सकते हैं, और मैंने यही किया था। मैंने देखा कि जो भी मैं, जिससे भी मैं डरती हूँ, जो भी चीज हो, मैं एग्जैक्टली जाके वही चीज करती हूँ, क्योंकि खाली अब अगर आप फियर को कन्फ्रंट करें और उसके ऊपर करेज लाएं तो उससे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है, और उससे ही आपका रिस्क अवर्सनेस कम हो जाता है और आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो लाइफ में, बट प्लान्ड एंड थॉटफुल रिस्क। जी बहुत बहुत शुक्रिया मीरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज इस वुमेंस डे के मौके पे। कल है वुमेंस डे, पर आज से ही हम उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने व्यूज शेयर करने के लिए, और साथ ही उन तमाम महिला दर्शकों को फिर से एक बार इंस्पायर करने के लिए, और साथ ही फाइनेंस में कैसे वो आगे बढ़े वो भी बताने के लिए। हैप्पी वुमेंस डे टू यू।
तो ये थी मेट्रोपोलिस की प्रमोटर और एमडी अमीरा शाह, जहां पे वुमेंस डे को लेकर हमने उनसे चर्चा की। पर चलिए अब फिर से आगे बढ़ते हैं और मार्केट की तरफ एक बार नज़र डाल लें। देखिए प्री ओपन में मार्केट्स पॉजिटिव शुरुआत के ही संकेत दे रहे हैं। अभी अब देखें तो निफ्टी 50 27 से 28 अंकों की बढ़त के साथ तैयारी कर रहा है खुलने की। एक बार फिर से रिकॉर्ड स्तरों पर ओपनिंग होगी, पर बैंक निफ्टी पे नज़र रहेगी कि ये अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से अब थोड़े ही दूर है। यहाँ पे किस तरीके का एक्शन है। पर प्री ओपन में भारतीय एयरटेल यहाँ पे 2.3% की तेजी है। JSW स्टील, टाटा मोटर्स वो कुछ काउंटर्स हैं जो कि अच्छे दिख रहे हैं। एक बार स्टील काउंटर्स पे भी राय लेना चाहेंगे आपसे अवनी, क्योंकि आज ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है। JSW स्टील, हिंडाल्को, वेदांता ये सभी फोकस में रहेंगे। और डॉलर इंडेक्स भी कल मैं देख रही थी उसमें गिरावट हुई थी। कोई स्टॉक जो कि स्टैंड आउट करता है मेटल पैक से आपके लिए? जी, सो मेटल सेक्टर में जो काफी गिरावट देखने मिली थी हमें पिछले 3-4 दिनों में, अब ये सारे मूविंग एवरेजेस, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट पे आ चुके हैं और वहां से कल एक थोड़ी सी रिकवरी दिखी थी और मेरे हिसाब से ये अभी आगे चलने के लिए तैयार है फिर से। तो इनमें से मेरे को बेस्ट पिक लग रहा है JSW स्टील। तो JSW स्टील में व्यू पॉजिटिव रहेगा। ऊपर जो टारगेट है इसका ये 875 तक चलना चाहिए और नीचे की तरफ इसमें स्टॉप लॉस भी लगाना है 810 का। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है ये करंट लेवल से। तो JSW स्टील में हम खरीदारी कर सकते हैं, व्यू पॉजिटिव रहेगा इसमें। और दूसरा जो स्टॉक है जो मेटल पैक में से अच्छा लग रहा है वो है टाटा स्टील। सो टाटा स्टील में भी काफी कंसोलिडेशन भी हमें देखने मिला था और जो गिरावट देखने मिली थी उसमें शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही रहा है स्टॉक, ब्रेक नहीं किया है। तो कोई ब्रेकडाउन हमें नजर नहीं आया था, एक प्रॉफिट बुकिंग हल्का सा नजर आया था। तो ये स्टॉक में भी ऊपर की तरफ ये चलना चाहिए 160 तक। और ये जो सारे ट्रेडिंग टारगेट्स है तो आई थिंक ये ओपनिंग ट्रेड्स में भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और एक बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है हमें 150 रुपीज का। तो 150 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ में ये ओपनिंग ट्रेड्स में हम खरीदारी कर सकते हैं 160 के टारगेट की। ओके, तो JSW स्टील और टाटा स्टील टेक्निकल फ्रंट पे पसंद आ रहे हैं अवनी को, यहाँ पे आप नज़र रखिए। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और 9 बज चुके हैं। अब वक्त है जानने का 9 बजे के नवरत्न शेयर्स, और ये बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद बताइए कहाँ है नज़र? जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक रहेगा पेटीएम। यहाँ पे ऑफ कोर्स आरबीआई के गवर्नर के साथ हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था ईटी नाउ स्वदेश में और उन्होंने 2 अहम बात कही। सबसे पहला उन्होंने कहा कि कोई ऑब्जेक्शन या कोई आपत्ति नहीं है अगर एनपीसीआई अलाउ करती है पेटीएम को आगे कंटिन्यू करने के लिए, और 85% जो पेटीएम वॉलेट यूज़र्स हैं उनको जो है कोई डिसरप्शन नहीं महसूस किया गया और वो उन्होंने जो अपनी लिंक जो है वॉलेट की वो दूसरे बैंक्स के साथ कर लिए थे। एक पॉजिटिव कमेंट्री आ रहा था फिनटेक्स को लेके, पेटीएम को लेके, तो इसमें जो है ज़रूर एक्शन देखने मिलेगा। एमएनएम पे फोकस करेंगे। प्रमोटर ग्रुप जो है रिपोर्ट्स आ रही है कि लगभग 0.76% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं ओपन मार्केट में। और याद रखिए कंपनी ने भी खुद क्लैरिफिकेशन भी दिया कि ये जो महिंद्रा फैमिली ये स्टेक सेल कर रहे, इससे ज़्यादा स्टेक सेल अब वो नहीं करने वाले आने वाले फ्यूचर में। तीसरा स्टॉक रहेगा एनएलसी इंडिया। इनका ओएफएस खुल गया है, लगभग 7% डाइवेस्टमेंट का बात है और जो फ्लो प्राइस रखा है 212 रुपये प्रति शेयर पे रखा है, यानी कि लगभग 6% डिस्काउंट पे। अभी तो खुलेगा नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मंडे को खुलेगा यानी कि 11 मार्च। जुपिटर वैगन्स को भी लगभग 950 करोड़ का बड़ा ऑर्डर आया है इंडियन रेलवे से, तो यहाँ पे स्टॉक में थोड़ी रिएक्शन देखने मिल सकती है। वही अगर डॉलर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें तो कल हमने खबर गरम सेगमेंट में भी इसे लिया था, जहाँ पे हमने कहा था लॉन्ग ओनली फंड बाइंग देखने मिली और अब जो है आई है ब्लॉक डील्स में कि फिडेलिटी ग्रुप है उन्होंने 0.9% स्टेक लिया है। HAL भी फोकस में रहेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और यहाँ पे उनकी जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट थी वो जो है लगभग डबल हो गई है। 88% का ग्रोथ आ गया उनके कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर पे और ये लगभग 5000 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर देखने मिलेगा डिफेंस सेगमेंट में। आरबीआई इंफ्रा पिछले 3 से 4 महीने तक जो टोल कलेक्शंस आ रहे थे उसमें अच्छी इंप्रूवमेंट देखने ही मिली और फरवरी के महीने में बात करें तो 30% से ज़्यादा का ग्रोथ आपको टोल कलेक्शंस में देखने मिला है। ये तो 7 स्टॉक्स हो गए, लेकिन हमारा 8वां स्टॉक वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे फोकस में रहने वाला है सिरमा SGS। CLSA का रिपोर्ट आया है, इनिशिएट किया है बाई रेटिंग के साथ, टारगेट प्राइस है 645 रुपीज़ पर शेयर। और इंटरेस्टिंगली जो अगले 3 साल में एक्सपेक्टेड है कि जो टॉप लाइन ग्रोथ होगा CAGR वो लगभग 38% का रहने वाला है और मीडियम टर्म में इसकी ग्रोथ 18% की रहेगी।
अब बात करेंगे हमारी आखिरी स्टॉक, वो है खबर। अब यहाँ पे केईसी इंटरनेशनल फोकस में रहने वाला है और खबर ये है कि कंपनी को एक बड़ी ऑर्डर मिल सकती है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में मीना रीजन से। मीना रीजन होता है आपका मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका का रीजन, और याद रखिए 50% से ज़्यादा का ऑर्डर बुक जो है सिर्फ जो है TND और सिविल वर्क से आता है। और लगभग ऑर्डर इनटेक इनफ्लो की बात करें इस साल तो 15,000 करोड़ का ऑलरेडी कंपनी को मिल चुका है। तो केसी इंटरनेशनल में जो है बड़ी ऑर्डर आ सकती है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से मीना रीजन को लेके। तो ये 9 स्टॉक्स जो है हमारे नवरत्न है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि सबसे बड़ा महारत्न है वुमेन्स, और हम जो है सारे हमारे व्यूअर्स जो वुमेन व्यूअर्स हैं और हमारी वुमेन की टीम है उनको सब तहे दिल से, सृष्टि को, सबको हम जो है हैप्पी वुमेन्स डे भी कहते हैं। ठीक है, शुक्रिया शरद। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्री ओपन के लेवल सेटल हो गए। डिम्पी, कल थोड़े से फासले से 22,500 रह गया, आज हम नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुलेंगे। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए खुलते ही? देखिए एक बार थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पैसा आईटी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। अगर आईटी की तरफ शिफ्ट होता है तभी आपको इंडेक्स और तेज़ी से ऊपर जाता हुआ दिखेगा, अदरवाइज नहीं तो यहीं पे मार्केट थोड़ा स्टेबल भी हो जाएगा और रेंज में भी आ जाएगा। अब आप देखो इसकी ना सबसे पहली पहचान क्या होती है, अगर आप गिफ्ट निफ्टी बहुत ऊपर खोल रहे हो और उसके बाद आपको थोड़े कम नंबर्स के साथ ओपनिंग मिले ना, तो पहला पहचान होता है आपको 5-7 मिनट और रुकना चाहिए। दूसरा पॉइंट है 22,500 ना हमारे रेंज का टारगेट है, वो लग गया है रेंज का टारगेट। जैसे 22,200 से 22,500 था, अब 500 के ऊपर चलने के लिए नया फ्यूल, नई एनर्जी, नया ट्रिगर्स, नई पॉलिसी, नया सब कुछ चाहिए। तो इसलिए 5-7 मिनट रुको। अगर ये आईटी ड्रिवन रैली होगी तो और चलेगा, और ध्यान रखिए आईटी ड्रिवन रैली नहीं हुई ना तो ज़्यादा नहीं चलेगा। ऑलरेडी 39% एफआईज लॉन्ग है, मेरा कॉन्फिडेंस तो हाई है, बट मैं थोड़ा रुक के ट्रेड लूंगा। अभी निफ्टी पे मैं खुलते ही 700 प्लस नहीं करूंगा। ठीक है, बाजार खुलने में 2 मिनट के आसपास का वक्त रह गया है। प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रशांत से उनकी रणनीति ले लेते हैं। और प्रशांत, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं आज के? जी, वेरी गुड मॉर्निंग। 2 स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। एक होगा कोटक बैंक, यहाँ पे मुझे लग रहा है फर्म बेस होके अपमूव के लिए तैयार हो गया है। पोजिशनल ट्रेड होगी 1725, 1725 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखिए, और 1825, 1825 टारगेट 1 मान के चलिए। मुझे लग रहा है फिलहाल 1825 एक अचीवेबल टारगेट है। फिर उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल्स की बात करेंगे, बट पोजिशनली काफी स्ट्रांग लग रहा है। नेक्स्ट पिक होगा ब्रेकआउट पे जो स्टॉक है वो होगा आईसीआईसीआई प्रू। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 555 स्पॉट और टारगेट होगा 620 के आसपास, 620। ठीक है प्रशांत जी, आपसे भी बातचीत होगी, चलो पहले बाजार खुल जाए, उसके बाद आपसे कुछ और शेयर्स भी हम पता करेंगे ओपनिंग के बाद। आज थोड़ा आप लेट आए हैं, आप पहले नहीं आए हैं, तो आपको आज शेयर थोड़े ज़्यादा बताने होंगे। खैर एनी हाउ 505 के इस नंबर के साथ हम ओपन का टिक पहला लेके आएंगे, और उसके बाद फिर निफ्टी बैंक आपको 48,000, देखिए दोनों के लेवल अचीव्ड है, 48,000 बैंक निफ्टी का और दूसरा। और एक और पहला पॉइंट होगा कि आज ना हो सकता है निफ्टी बैंक उस स्पीड से ना चल पाए, हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे ही कहे पे चलेगा, बट हाँ हो सकता है, क्योंकि डाटा अलाउ नहीं कर रहा। कल भी जब 150 पॉइंट का ऊपरी स्तर से गिरावट आई थी ना, ये बात क्लियर हो रहा था कि पैसे को मूव करना है, तो मूव हो सकता है आईटी की तरफ जाए। इसलिए मैं आज पहली नज़र में आईटी, एचडीएफसी और ये बैंकिंग काउंटर्स को चेक करूंगा। मेरा ट्रेडिंग कॉल या मैं रणनीति मार्केट में उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। 7 सेकंड बाद बाजार खुल जाएगा। मेहमानों का पैनल पूरी तरह से तैयार है, हम सब एक साथ मार्केट ओपनिंग चेक कर लेते हैं, फिर हम ट्रेड अपने अपने सामने रखेंगे। 31 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय निफ्टी खुला है। 1078 शेयर्स भी एडवांसेस के साथ आए हैं। कल एडवांस डिक्लाइन क्लोजिंग की भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसलिए 31 पॉइंट खुलने के बाद अभी 36 पॉइंट की बढ़त है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी सिर्फ 17 ही पॉइंट रह गया है अभी, जबकि इसका आंकड़ा हमारे पास पहले थोड़ा नंबर ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा वेट कीजिए। थोड़ा दोनों ही लेवल्स अचीव्ड हैं, 22,500, 48,000। अब बैंक निफ्टी लाल निशान में पहला टिक आपको दिखा चुका है। 5 मिनट 7 मिनट और वेट कीजिए। अभी जरा आईटी काउंटर्स को चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या पोजीशनिंग बनती है मार्केट के अंदर। और मैं आईटी पे आज इसलिए ज़रा बुलिश हूँ क्योंकि उसको सेकंड डे कमाल करके दिखाना है। अगर वो सेकंड डे कमाल नहीं करेगा ना तो बात नहीं बनेगी। ठीक, खुलते ही हमने एक बार ऑल टाइम हाई को वापस से तो टेस्ट कर लिया, लेकिन अब उसका कुछ खास मीनिंग नहीं है इस तरह के ऑल टाइम हाई का। निफ्टी के पहले टॉप काउंटर्स दिखाता हूँ। भारतीय एयरटेल पे जो हाथ बदला हुआ है ना, वो काम आया। वो करीब 1% इक्विटी का है जो एक्सचेंज हुआ है, और करीब 1.5% ऊपर खोल रहा है स्टील भारतीय एयरटेल। JSW स्टील के अंदर 0.5%,
SBI आधा %, हिंडाल्को आधा %, टाटा मोटर्स आधा %। ये जो मैंने आपके सामने शेयर्स पढ़े हैं ना, इसमें मेरे को अभी IT का कोई भी बहुत बड़ा दिग्गज अभी तक तो नहीं दिखा है। एक और चीज़, M&M में भी जो ब्लॉक डील हो रही है उसका असर आपको दिख रहा होगा, 2 से 2.5% नीचे है। आज हमारे मेहमानों ने M&M चुन रखा था लेकिन ब्लॉक डील की वजह से स्टेप आउट हुए हैं। वापस अगर कभी ट्रेड मिलेगा तो हम आपके सामने रखेंगे। 1300 शेयर अभी भी एडवांसेस के साथ है। और जो मैंने निफ्टी के बारे में आपको रुकने के लिए बोला, अभी थोड़ा काम कर रहा है, वो 35-36 पॉइंट ओपन होने के बाद अभी सिर्फ 13 पॉइंट रह रहा है और ज़्यादा। इनफैक्ट ये तो 13 पॉइंट नीचे आप दिखा रहा है, अगर रेड में है तो यस, वो 11-15 पॉइंट नीचे है। चेक कर लो बॉस से, आपका ठीक चल रहा है ना कलर कोडिंग, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि उतनी स्पीड से नहीं बदल रहा जितनी स्पीड से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये। खैर एनी हाउ, अब आ जाते हैं जरा टाटा मोटर्स पे। आज अवनी की कॉल थी और मैंने अवनी की इस बात पे तारीफ भी की कि अवनी ने बहुत ही बढ़िया शेयर दिया। हमारी हिम्मत नहीं हो पाती 1000 के ऊपर, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और टाटा स्टील दिया। इसके अलावा जो शेयर आज कमज़ोर हैं, M&M, HDFC लाइफ, ब्रिटानिया और ICICI बैंक में हल्का सा दबाव है। तो मेरे को एक बार जरा आप स्क्रीन पे IT कंपनीज दिखाएंगे, जरा दिखाइए इन्फोसिस, दिखाइए TCS, दिखाइए एक बार जरा विप्रो, ये 3-4 बड़ी कंपनीज दिखाइए, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक। अभी शुरुआत में किसी के पास भी उतना दम नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा निफ्टी पे और रुकूंगा। और अगर आप निफ्टी को लेवल से भी चेक कर रहे हैं ना, तो 22,500 के ऊपर अभी नहीं है। स्क्रीन पे दिखाइए एक बार जरा बैंक निफ्टी, वो भी 48,000 के आसपास से आकर चल रहा है। एक चीज़ आज और नोटिस करने वाली है, बजीन साहब ने आपको HDFC बताया होगा। HDFC शुरुआत में ही आज करीब 0.5% ऊपर आ गया, शुरुआत में ही 0.5% ऊपर है, इसलिए ये थोड़ा बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। और बैंक निफ्टी के पास भी ऑल टाइम हाई लगाने का पूरा रूम बाकी है। थोड़ा वेट एंड वॉच के साथ आप ट्रेड लेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा और आप आराम से काम भी कर पाएंगे। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके काम करना है। एक बार ज़रा हीट मैप लेके आइए स्क्रीन पर, तो आपको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं कि कहाँ कहाँ पे पोजीशनिंग कैसे कैसे बनी है। और उसके बाद फिर सृष्टि आपको छोटे मझोले शेयर्स बता देंगे और ओपनिंग का ट्रेड हमको आज के हमारे मेहमान दे देंगे। अवनी भट्ट, आयुष मेहता, जतिन केडिया, प्रशांत सावंत, मयूरेश भाई हमारे साथ हैं पैनल में, भी सभी आपको दिख जाएंगे। M&M ब्लॉक डील का इम्पैक्ट 4% नीचे, ऊपर से स्टील काउंटर आपको सबसे टॉप गेनर दिख रहा होगा। UPL मेरे को रोज़ दिखता है गेन पे, बट मैं इसमें अभी भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहा हूँ। दूसरा, SBI ने आज मूड बांधा है और HDFC ने। एक देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, एक देश का सबसे बड़ा निजी बैंक, अगर दोनों अपनी अपनी वेटेज जोड़ देना तो फिर बैंक निफ्टी को हेल्प मिलती है। देखते ही देखते अब निफ्टी 31-32 पॉइंट ऊपर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद आराम से ऊपर आता दिख रहा है। एक शेयर मैं और नोटिस कराता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख नहीं रहा होगा, वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आज शुरुआत थोड़ी कमज़ोर हुई है, ज़्यादा नहीं, बहुत कमज़ोर नहीं हुई, लेकिन हल्की सी गिरावट के साथ है। इसको भी मैं वॉच करूंगा। मेरे पास एग्रेशन नहीं है, मैं जल्दबाजी में आज कोई सौदा लेने नहीं जा रहा। 3 दिन की एक्सटेंडेड छुट्टी है, तो इसलिए फिलहाल तो देखभाल के अभी हम ट्रेड लेंगे। सृष्टि ओके, तो मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो अभी भी वहाँ पे जो पिक्चर है, इंडेक्स के फ्रंट पे कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, लगभग सपाट ट्रेड कर रहे हैं दोनों। पर हाँ, अच्छी बात यह है कि हरे निशान में हल्की बढ़त के साथ ज़रूर दिखा रहे हैं, पर कई सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है और उनमें उनको लीड करता हुआ दिख रहा है IIFL फाइनेंस। 2 दिन से जो जमकर पिटाई हो रही थी, आज यहाँ पे 8% की तेज़ी है। इसके अलावा देखें तो IIFL सिक्योरिटीज़ और IIFL फाइनेंस दोनों में ही 7 से 8% का उछाल है। जुपिटर वैगन्स एक और स्टॉक है, ऑर्डर विन के चलते यहाँ पे 6% की तेजी है। सिरमा, SGS, CLSA की पॉजिटिव रिपोर्ट के चलते हमने लेवल्स भी लिए थे हमारे एक्सपर्ट से, यहाँ पे भी 6% का उछाल है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प फिर से आपको 5% सर्किट पे दिखेगा। और आज ये सोलर रिन्यूएबल्स वाले स्टॉक्स जैसे कि वारी इंजीनियरिंग, SW सोलर, ये सब काउंटर्स भी तेजी दिखा रहे हैं। और सुजलॉन जैसे स्टॉक्स में भी आज फाइनली एक रिस्पाइट आया है, एक तेजी हमने वहाँ पे आती हुई देखी है। इसके अलावा कुछ गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो वहाँ पे लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है, पर कुछ काउंटर्स हाईलाइट ज़रूर करना चाहूँगी, जिसमें कि आप देखें IGL, यहाँ पे भी करीब 3% की गिरावट है। कुछ टायर काउंटर्स भी गिरावट का शिकार हो रहे हैं, पर मोटा मोटी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल रही है गिरने वाले शेयर्स में। बढ़ने वाले शेयर्स और कई सारे ऐसे स्टॉक्स जिनमें जमकर धुलाई हुई थी, वहाँ पे एक रीबाउंड आज ज़रूर है। ठीक है।
तो एनबीएफसीज में थोड़ी रिकवरी है। टाटा इन्वेस्टमेंट लगातार छठे दिन अपर सर्किट पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। मेटल्स में और बजाज ट्रिन्स में आज हम तेजी देख रहे हैं। लेकिन चलिए फटाफट ये जान लेते हैं कि आपके लिए अभी मौके कहां पर बन रहे हैं बाजार में। शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड्स की। तो आज महिला दिवस है, लेडीज फर्स्ट। अवनी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताइए कौन सी स्टॉक आपने स्पॉट किया अभी? मेरे दो स्टॉक्स रहेंगे, एक है JSW स्टील और दूसरा रहेगा अडानी एंटरप्राइज, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। और वही मेरा ओपनिंग ट्रेड्स में भी आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और JSW स्टील, ये दो काउंटर में आज हमें एक अच्छा इंट्राडे मूव देखने मिल सकता है। JSW स्टील के लिए अवनी क्या टारगेट होंगे आपके और स्टॉप लॉस भी बताएंगे जरा? JSW स्टील का ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा 847 का, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें लगाना है 820 का। ठीक है, 820 का स्टॉप लॉस JSW स्टील के लिए। ऑलरेडी 3% ऊपर ये शेयर है, 836 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। जतिन, आपके शेयर कौन से हैं? आपको क्या दिखा है अभी बाजार में? देखिए, मेरे को जो अच्छा लग रहा है वो फिलहाल एशियन पेंट्स लग रहा है। तो अगर जो डेली चार्ट्स के ऊपर देखें तो एशियन पेंट्स में तकरीबन 2800 2780 के आसपास एक डबल बॉटम टाइप ऑफ पैटर्न बना है। और अगर जो डेली चार्ट्स एनालाइज करो तो बहुत ही ओवरसोल्ड है। तो मेरे को लगता है कि इसमें एक हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि इसमें एक पुल बैक आए, कंसिडरिंग कि हमें एक बहुत ही ओवरसोल्ड जोन से ये ट्रेड करना है। और हमें लगता है कि कहीं न कहीं इसमें एक साइन्स ऑफ ट्रेंड रिवर्सल भी है। तो हमें लगता है कि एशियन पेंट्स लॉन्ग करके चला जा सकता है। ऊपर में टारगेट्स आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए 2920 के रहेंगे, और मैं इसमें स्टॉप लॉस 2820 का सजेस्ट करना चाहूँगा। तो ये शेयर जतिन की। प्रशांत, बताइए आपके शेयर कौन से हैं? क्या होगा ओपनिंग ट्रेड आपकी तरफ से? जी, मुझे ओपनिंग के बेसिस पे अडानी पोर्ट्स अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा वेट करना चाहिए। करीबन 1320-25 चल रहा है। इसको 1310 के नजदीक आने पे बाय करना चाहिए, अराउंड 1310। स्टॉप लॉस रखेंगे 1280, 1280, और वहां से टारगेट होना चाहिए कम से कम 1375, 1380, जो कि ऑलमोस्ट पिछले स्विंग हाई थे। ठीक है, अडानी पोर्ट्स रडार पर हैं प्रशांत की। मयूरेश, आपसे ज़रा जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि मेटल में मूव्स ठीक ठाक हैं। ये आज के मूव्स आपको क्या लग रहा है कि सस्टेन करेंगे या फिर अभी भी ट्रेडिंग बेट्स ही रहेंगे सारे के सारे जो मेटल काउंटर्स हैं? शायद थोड़ा ट्रेडिंग रहेगा, क्योंकि आई थिंक दो चीजें हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ चाइना डिमांड, दैट हैज स्टिल नॉट कम बैक कंप्लीटली। और लग रहा है कि 2 से 3 तिमाही एटलीस्ट लगेगी चाइना के डिमांड को वापस आने में। तो जब तक चाइना डिमांड डजंट कम बैक सिग्निफिकेंटली, कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर रहेगी इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशंस। और रियलाइजेशंस थोड़ी म्यूटेड रहेंगी एनएमई पे। ऑब्वियसली जो इन्वेंटरी लेवल्स है अक्रॉस द मेटल पैक, फेरसो, नॉन फेरसो, ये लो लेवल्स पे है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक ट्रेडिंग बेट जैसे मानूंगा एट दिस जंक्चर। आई विल स्टिल वेट इट आउट इन माय ओपिनियन। नंबर्स चौथे तिमाही के कैसे आते हैं, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ द मूव हैज प्रोबेबली हैपेंड। ऑब्वियसली आई थिंक जो एडिशनल फैक्टर्स हैं, जैसे डॉलर इंडेक्स हुआ, एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिग स्टिमुलस कमिंग इन फ्रॉम चाइना, और जो लोकल डिमांड है, जो डोमेस्टिक डिमांड है, ये अभी भी बरकरार है। ये शायद वॉल्यूम्स को बरकरार रखे, एटलीस्ट इन द डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट। मुझे लगता है जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज हैं, इसमें एक उलझान अभी भी हो सकता है। बट अभी भी मुझे लगता है आई थिंक इफ यू आर प्रॉब्ली लुकिंग एट अ स्ट्रक्चरल स्टोरी, वेट आउट फॉर वन मोर क्वार्टर। शायद चाइना रिकवरी एट सम पॉइंट स्टार्ट होगी एट द एंड ऑफ दिस ईयर, which will lead to inventory building up again and some element in terms of respite जो हम LME के प्राइसेस में देखते हैं। तो चौथे तिमाही के नतीजों के राह देखते हो, तब तक आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रेडिंग बेट्स की तरह ही मैं ये पूरे सेक्टर को देखता हूँ। ठीक है, इनफैक्ट आज अगर आप सेक्टोरली भी चेक करेंगे ना, तो आपको मेटल्स के अंदर ही बढ़िया ट्रेड मिलेंगे। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, मेटल्स और NBFC आज कंट्रीब्यूटर्स हैं गेनर के तौर पर, और IT और ऑटो कंट्रीब्यूटर्स हैं लूजर्स के तौर पर। तो ये थोड़ा प्रेशर भी क्रिएट यहाँ पे करने हैं।
टाटा केमिकल्स देखते देखते 3.5% और ऊपर आ गया। कल की क्लोजिंग एक बहुत ही शानदार हुई थी चंबल फर्टिलाइजर्स की। आप दिखाएंगे जरा चंबल फर्टिलाइजर्स का चार्ट, और एक बार जरा प्रशांत से पता करते हैं। प्रशांत, कल की क्लोजिंग अच्छी, आज की ओपनिंग अच्छी चंबल फर्टिलाइजर की, जरा देख के बताइए क्या करें इसके अंदर। तो डिम्पी जी यहाँ पे एक थोड़ा स्लाइड जो रेजिस्टेंस है वो होगा 375 पे, 375 मुझे लग रहा है। तो एग्जिस्टिंग जो लॉन्ग्स है वो इस टारगेट के लिए होल्ड करें, हार्डली 2% अवे, तो 375 के लिए। बट फ्रेश लॉन्ग्स थोड़ा वेट कीजिए, 375 के ऊपर क्लोज होने के बाद मुझे लगता है पोजीशन बनानी चाहिए। और अबाउट 375 क्लोजिंग, स्टॉप लॉस रखेंगे 360 365 के बीच में, और टारगेट होगा 390 से लेके 395 के आसपास। बट फिलहाल थोड़ा वेट कीजिए फॉर फ्रेश लॉन्ग्स, एग्जिस्टिंग लॉन्ग डेफिनेटली होल्ड कर सकते। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज इस बीच लाल निशान में है और बैंक निफ्टी भी कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट्स अपने साथ जोड़ नहीं पा रहा है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि मेरे दोनों टारगेट, एक तो 22,500 वाले और दूसरा 48,000 के निफ्टी वाले, वो लग गए, वो एक ही दिन में लग गए। कल मैं इसी बात के तो कह रहा था कि मेरे को टारगेट लगने की उतनी खुशी नहीं हो रही जितना मेरे को इस चीज़ का मलाल हो रहा है कि जो 2-3 के अंदर चीज़ें मिलनी चाहिए तो एक ही दिन के अंदर मिल गई। इतनी स्पीड मार्केट के अंदर वो ठीक नहीं है। तो क्या होता है ना कि सेकंड डे फिर आपको फोमो जैसा फीलिंग होता है, फिर आप गलत फैसले लेते हो। फिर जब गलत फैसले लेते हैं तो हम फंस जाते हैं। अच्छा, मैं आपको नहीं बोल रहा है, मैं अपने आप को भी बोलता रहता हूँ इसी बात पे। आपका और हमारा रिश्ता तो ऐसा ही है ना, आपको हम बोलते हैं तो अपने आप को भी बोल रहा होता हूँ मैं। आप ऐसा ना सोचिए मैं सिर्फ आपकी तरफ ही बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को भी समझा रहा होता हूँ उस समय। ठीक है, डन। एक काम करते हैं, निफ्टी बैंक में आपको दिखा देता हूँ। इस समय 33 पॉइंट है। खुशी में कोई इस चीज़ की है कि हमने जल्दबाजी में आज कोई फैसला नहीं लिया, थोड़ा रुके हुए हैं और अभी भी प्रेशर है। मेरे एक चीज़ ज़रा देख के बताइए आप, ये मैं सेक्टोरियली पता कर रहा हूँ आपसे। ये जो गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनी है मुथूट और मन्नापुरम, ये अभी भी आपको वैल्यू बाय लग रही है सर? यहाँ पे एक तो दो बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो आईएफएल वाला आपको केस पता ही है कि उनका बैन लगा हुआ है, वो तो अभी काम कर नहीं पाएंगे। और मुथूट मन्नापुरम को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट है, ऊपर से गोल्ड के प्राइजेस भी हाई पे है, ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। आप इन पे क्या स्टांस रखते हो सर, मन्नापुरम मुथूट पे? दो चीज है डिम्पी जी। वन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो आईएफएल फाइनेंस के साथ हुआ है, एक सेंटिमेंटल शिफ्ट दूसरे गोल्ड फाइनेंस कंपनीज की तरफ जाती है, विच इज ऑब्वियसली मुथूट एंड मन्नापुरम। तो दूसरी बात ये भी है, जो लोकल बैंक से कंपटीशन इंटेंसिटी है ये शायद अभी भी बरकरार है। बट जो कोर बिजनेस होता है मुथूट और मन्नापुरम का, गोल्ड लोन, गोल्ड फाइनेंसिंग को लेके, दैट शुड कंटिन्यू एट अ रीजनेबल पेस। हालांकि आई थिंक मुथूट के मैनेजमेंट ने तीसरे तिमाही के नतीजों के बाद ऑब्वियसली जो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ थी पूरे साल के लिए और टॉप लाइन ग्रोथ, इसको मॉडरेट जरूर किया है। बट विद गोल्ड प्राइसेस सोरिंग, जो इनकी एलटीवीज रहती है, इस पे एक एडिशनल कंफर्ट आ जाता है, विच प्रोबेबली मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको अगर एडिशनल लोन चाहिए तो वहां पे एक थोड़ा सपोर्ट मैकेनिज्म सा बन जाता है, विच मीन्स दैट कैन सपोर्ट एडवांसेस ग्रो टू एक्जिस्टिंग कस्टमर्स एज वेल, क्योंकि वो स्पेस बच जाती है। बट दूसरा, बिकॉज वॉल्यूम ग्रोथ्स आर एक्सपेक्टेड टू कम अ लिटिल बिट लोअर, और जो बोरोइंग कॉस्ट है सारी कंपनीज की इज टेंटेटिवली अ लिटिल बिट हायर। ऑब्वियसली जो दो ट्रिगर पॉइंट बन के उभरेंगे इज रेट कट्स एट सम पॉइंट एट द एंड ऑफ दिस ईयर, जो रिस्पाइट देंगे बोरोइंग कॉस्ट को लेके, और जो स्प्रेड्स एंड निम्स को स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएंगे एज वी हेड इनटू FY25। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ, जैसे गोल्ड प्राइसेस में थोड़ी स्थिरता आएगी, कहीं ना कहीं आई थिंक the expectation is that volume growth should normalize going forward, at least from an FY25 perspective, जो पूरी तरह से ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनीज पे दे सकती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक दो तिमाहियों में नंबर्स ओकेश रहेंगे, इनफैक्ट व्हाट दे हैव पोस्टेड इन Q3 और अ लिटिल बिट सॉफ्ट एज वेल। बट स्ट्रक्चरली आई थिंक FY25 में, यानी अगले 1 से 2 सालों में, जैसे ये सारे ट्रिगर्स प्ले आउट होंगे, शायद बैलेंस शीट डायनामिक्स थोड़ी बेटर हो जाए। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए एज फार एज गोल्ड फाइनेंस। ठीक है, जिनके पास भी वो बिल्कुल बने रहे। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस करा दूं, ऑप्शंस ट्रेडर्स थोड़ा सावधान रहे। मार्केट क्या करेगा, एक रेंज के अंदर आपको रख के ना आपके प्रीमियम्स को ईट करेगा। कल एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रीमियम्स मिले हैं उन लोगों को जिन लोगों ने वाल कल कॉल्स ले रखी थी, आज कॉल्स की राइटिंग करवाएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको एक ट्रेड दिखाऊं, 22,300 की कॉल और 22,300 के पुट दोनों दिखाओ। आप कॉल भी दिखाओ, पुट भी दिखाओ। अगर आप दिखा सकते हो स्क्रीन पर तो 7 तारीख की जो कल एक्सपायर हो रही है, 22,300 की कॉल और 22,300 के पुट। पुट तो खैर कल ही गल गई थी,
जो बची हुई कसर थी वो आज ओपनिंग से ख़त्म हो गई उस पुट की। तो पुट से तो आप कुछ उम्मीद अभी ना करो, अभी तो कुछ ना करो। 48% वो आज भी प्रीमियम इरोड है। ये है 22,300 की कॉल, नोटिस करते जाना, ये 9% नीचे है। सेम 22,300 के पुट, ये 50% नीचे है। तो ना कॉल्स वालों के पैसे हैं ना पुट्स वालों के पैसे हैं। मार्केट के यहीं पे रख के आपको ऐसा कॉल्स और पुटों को गला देगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। ऑप्शंस ट्रेडर्स को हमने कई बार कहा है कि जो ट्रेंड बन जाए ना वैसे ही पकड़ना, नहीं तो फिर छोड़ देना, नहीं तो प्रीमियम्स बहुत आर्टिफिशियली राइज कर रखे होते हैं, फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। आगे बढ़े, एक शेयर मेरी लिस्ट में अभी आया, मैं ज़रा पता कर लेता हूँ। अच्छा पहले तो टाटा केमिकल्स आपको दिखा दूँ, 5% से ज़्यादा अब 7% मूव है। हमें भी नहीं यकीन हो रहा था कि 1000 के नीचे जब हमने इस शेयर को पकड़ा, बाद में 1000 के ऊपर आया। हमारा टारगेट था 1200, लेकिन इतनी जल्दी अचीव हो जाएगा। कई बार तो हमें भी अपनी इंटेलिजेंस पे डाउट होने लगता है कि इतनी जल्दी कैसे अचीव हो रही है कोई सब चीज़ें। 76 रुपये ऊपर है। चंबल फर्टिलाइज़र एक बार दिखाई, थोड़ी देर पहले मैंने प्रशांत जी से पता किया है, अब वो दिखाई एक बार जरा स्क्रीन पे। एक शेयर मेरे को और पता करना है, वो है GNFC। GNFC, अवनी भट्ट है क्या हमारे साथ स्क्रीन पर? अवनी है क्या प्रोड्यूसर साहब? अवनी भट्ट है हमारे साथ स्क्रीन पर? ओह ठीक है, अवनी नहीं है। एक काम करते हैं फिर, जरा प्रशांत से पता करते हैं। प्रशांत जी, ये दूसरा शेयर जरा चेक करना, GNFC, ये चल सकता है क्या आज? एक बात तो है कि ये बहुत अहम सपोर्ट पे है, बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट पे। इनफैक्ट ये मंथली 20 दिनों के एवरेज पे है, जो कि एक बड़ा सपोर्ट हो है। और जो लो बना हुआ है करीबन 609, तो मुझे लग रहा है 600 का सपोर्ट बहुत अहम है। तो कोई भी क्वांटिटी प्लान करना चाहे तो 600 के जस्ट नीचे 595 स्पॉट क्लोजिंग के हिसाब से क्वांटिटी प्लान कीजिए, क्योंकि आप एकदम बेस पे हो इसलिए बाइंग करना बनता है। और पुल बैक के हिसाब से प्लान कीजिए, आपका टारगेट होना चाहिए 690 का, 690। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से चल सकता है थोड़ा, ठीक है। 15 पॉइंट की गिरावट अब निफ्टी पर भी आ चुकी है। एक बार जरा निफ्टी पे आइए, वापस दिखाइए। अच्छा मयूरेश भाई, आपको जाना है क्या? आप जाना चाहते हैं? हाँ जी, एक कॉल है डीपी जी। अच्छा ठीक है, तो अब ठीक है सर, फिर थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और फिर जल्दी जल्दी टाइम निकाला कीजिएगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है, डन। GNFC पे भी आपको रिकमेंडेशन दे दी है। और ये मैं आपको निफ्टी दिखा रहा था, ये बकायदा लाल निशान में। ये बहुत बड़े क्रैक नहीं दिखाएगा अभी, जैसे मैंने आपको ऑप्शंस का ट्रेड दिखाया ना, कॉल्स वालों को तो, पुट वालों का तो कल ही काम हो गया था, आज कॉल्स वालों को धीरे धीरे करके उनके प्रीमियम इरोड कर देगा, ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर देगा कि आप सोचेंगे अरे बाजार तो टूटा नहीं, लेकिन मेरे पैसे कहाँ चले गए। तो कुछ ऐसी फीलिंग आपको आएगी, इसलिए थोड़ा सावधान, आराम से ट्रेड कीजिए। आज हो सकता है डाइजेशन का दिन भी बन जाए पूरा दिन भर में। अच्छा एक दो शेयर जरा जतिन केडिया से पता कर लेता हूँ मैं। जतिन, एक शेयर जरा आप चेक करेंगे, मैं आपके सामने लेकर था, फ्यूचर्स का ही शेयर मैं डिस्कस करूँगा, हाँ नॉन फ्यूचर्स नहीं। एक बार जरा आप देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, ये शेयर और चल सकता है क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स एरोनॉटिकल में जो कंसीडरिंग के जो शार्प राइज हुआ है, तो इसमें डेफिनेटली ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन करंट स्तरों पे अगर जो किसको एंट्री लेनी है तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, एक स्टॉप लॉस 3255 का एक स्टॉप लॉस है। स्पॉट लेवल्स में बता रहा हूँ आपको, 3255 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली लॉन्ग किया जा सकता है। इसमें कंटिन्यूअसली हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, तो ऐसे सिनारियो में हम जनरली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, साइंस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। हाँ जरूर ओवरबॉट है, चला ऑलमोस्ट बहुत ही चला हुआ है, तो इसमें और पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। लेकिन हमें एक बहुत ही टाइट ट्रेलिंग स्टॉप के साथ इसमें लॉन्ग किया जा सकता है। टारगेट्स मेरे को लगता है कि 3400 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहाँ 3400 के टारगेट के साथ लॉन्ग किया जा सकता है।